हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2024 में एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। एंड आज हमारी शिफ्ट है 9 सितंबर की शिफ्ट 1। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दे रखा है और वो सेंटेंस हमें चूज करना है जो इसका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इशिका सॉ, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में होती है तो उसका पैसिव वॉइस बनता है बच्चों वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। मुझे ऐसा ढूंढना है कि ये कहाँ होगा। पैसिव वॉइस में सेंटेंस तभी होगा जब उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। अब बी फॉर्म में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, खुद बी है। ठीक है, बी भी होता है, बीइंग भी होता है और बीन भी होता है। ओके, इन सब के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वी कैन से दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, मतलब ये मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर वॉज सीन दे रखा है लेकिन बाय द फॉरेस्ट, टाइगर को फॉरेस्ट के द्वारा देखा गया इशिका के अंदर, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। यहाँ पर भी वॉज सीन दे रखा है, देखते हैं। द टाइगर वॉज सीन बाय इशिका इन द फॉरेस्ट। यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। द टाइगर सीज, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस दे दिया, मतलब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आंसर हो गया आपका ये। क्या करते हैं हम, जब आप एक्टिव वॉइस में, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? इसको बनना पड़ेगा पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, ये इशिका जो है यहाँ आ जाएगा बाय के साथ, बाय इशिका, है ना। और जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है वो चेंज हो जाएगी वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो जब ये टाइगर यहाँ आया, देखो, द टाइगर वॉज सीन बाय इशिका इन द फॉरेस्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, पूछा है इनुएंडो का सिनोनिम। तो इनुएंडो होता क्या है? ये हमारे किसी के द्वारा सेंटेंस में यूज किया गया एक हिंट होता है, एक सजेशन होता है। जैसे हम कहते हैं किसी ने कमेंट किया, कटाक्ष किया, व्यंग किया, तो यूजुअली somebody is saying something but it is not explicit, it is not outright, it is not clear, the meaning is hidden। अब कोई व्यक्ति व्यंग करता है तो साफ-साफ भाषा में थोड़ी करता है, जैसे टोन कसता है कोई तो साफ-साफ भाषा में नहीं कसता, है ना? लेकिन पता लग जाता है। तो उसको आप कहोगे इनुएंडो को एक तरीके का इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग है और यूजुअली ये रूड और बैड होता है, ठीक है? इनडायरेक्टली कहा जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि भई वो एक तरीके की हिंट है और सजेशन है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, ही मेड ही मेड एन, वर्ड ये यूज कर देते हैं इनुएंडो। किसके बारे में भाई? ही मेड एन इनुएंडो अबाउट हर रिलेशनशिप, अबाउट हर रिलेशनशिप विद द बॉस, बट ही he did not say it outright। देखो कितना अच्छा सेंटेंस बना है। ही मेड एन इनुएंडो, उसने अपनी बातों में एक हिंट दी थी। किसके बारे में दी थी? अबाउट हर रिलेशनशिप, उसके रिश्ते के बारे में, उसके बॉस के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में उसने कभी एक हिंट दी थी, बातों बातों में कभी कहा था। बट ही डिड नॉट से इट आउटराइट। बच्चों आउटराइट का मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस, साफ साफ, है ना। अब जो क्लियर और ऑब्वियस होता है वो कैसा होता है? नोटिसेबल होता है। जो नोटिसेबल होता है वो कॉन्स्पिक्यूअस होता है। तो उसने साफ-साफ तो नहीं कहा था लेकिन उसकी बातों में हिंट थी, ठीक है? तो इनुएंडो इस तरीके से यूज़ होता है। तो उसके लिए आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हो भई? वो हिंट है, सजेशन है, इंटीमेशन है। इंटीमेशन भी कह सकते हैं, इंटीमेशन, ठीक है? और आप कह सकते हैं इम्प्लीकेशन, ठीक है? इम्प्लीकेशन। अब सोच के देखो, अगर मैंने
अपनी बातों में कोई हिंट छुपा रखी है किसी को कुछ बताने के लिए, तो मैं क्लियर होंगी या फिर आई मीन एक्सप्लिसिट होगी मेरी बात या इम्प्लिसिट होगी। तो एक्सप्लिसिट होगी तो साफ-साफ होगी, ओपन होगी, लेकिन वो जो भी मैं कहना चाहती हूँ वो इम्प्लिसिट है, हिडन है, क्लियर नहीं है, ठीक है? तो जो हिडन होता है बच्चों वो तो क्या होता है कोवर्ट, और जो ओपन होता है वो क्या होता है ओवर्ट। तो दोनों वर्ड्स को ध्यान रखेंगे आप? भई इस लिस्ट में क्या आ जाएगा ओवर्ट, ओ को याद रखेंगे ओपन से, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कोवर्ट, और जो कोवर्ट है वो क्या है वो इम्प्लिसिट है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है तो वो हिडन है। ठीक है, आई होप आप साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे। चलो, तो देखो इसका आंसर इस इन 4 वर्ड्स में से इसका आंसर होगा बच्चों इंसिनुएशन। इंसिनुएशन इसी लिस्ट का वर्ड है, ठीक है? हिंट इशारा, कि भई उसकी बातों में एक इशारा तो था। इशारा था, व्यंग था या फिर कटाक्ष, इन सब केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो बच्चों। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर कटाक्ष करता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? या व्यंग होता है किसी की बातों में उसको क्या बोलते हो? आयरनी बोलते हो? आयरनी बोलते हो या सटायर बोलते हो? ठीक है? चलो इन वर्ड्स को देखते हैं। प्रोज़ क्या होता है बच्चों? पैराग्राफ होता है। भई पोएट्री में तो एक राइम होती है ना? एक राइम होती है, लेकिन दिस इज़ वेरी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वे पोएट्री इज़ रिटन। ये एक गद्यांश है, नॉर्मली एक पैराग्राफ है, उसको आप प्रोज़ कहेंगे। कोई भी चीज़ क्रूड होती है तो बच्चों वो कैसी होती है? सिंपल होती है और बेसिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि भई हमने अपने बच्चे के लिए काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन मेरी नानी ने एक ऐसा नुस्खा बताया जिससे मेरा बच्चा ठीक हो गया। अब आपने एक सेंटेंस बोला कि नानी द रेमेडी वाज़ वेरी क्रूड। आपने जो रेमेडी बताई थी कि बस ये घोल-घाल के उसको लगाना है या पिलाना है, वो बड़ी क्रूड थी, सिंपल थी, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो क्रूड किस सेंस में यूज़ किया? जो बहुत एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक फॉर्म में है। इसके अलावा हम क्रूड कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, एंड ऑयल अभी उसी रूप में है जिस रूप में उसको एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला था। अभी तक उसपे नो केमिकल प्रोसेसिंग हैज़ बीन मेड, किसी तरह की कोई प्रोसीजर उसपे नहीं हुआ है अभी। तो वो क्या हो जाएगा? क्रूड ऑयल हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं? कच्चा, है ना? कच्चा तेल कहते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें क्या होगी? सिंपल और बेसिक होगी। तो आप खुद ही सोचिए जो सिंपल और बेसिक है, वो एलिमेंट्री है, फंडामेंटल है, रूडिमेंटरी है, प्रिमिटिव है, क्योंकि एडवांस नहीं है। जो उसका एडवांस्ड वर्ज़न है, वो क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस्ड है, मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड है, ये सब हो जाएगा, ठीक है? रैग्ड, बच्चों रैग्ड का मतलब होता है, पहला तो इसका मीनिंग होता है फटा पुराना या जीर्ण-शीर्ण। व्हाई? कोई भी चीज़ इतनी खराब स्थिति में आ गई है, फटी-पुरानी हो गई, कोई कपड़े ले लो, सोफ़ा ले लो, जो 30 सालों से चल रहा है, रगड़ रहा है, हम उस पे अब भी बैठे जा रहे हैं, तो आप सोच के देखिए उसकी सिचुएशन कैसी होगी। तो इट इज़ वेरी ओल्ड एंड इट इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज़ यू हैव यूज़्ड इट अ लॉट। आपने उसको बहुत यूज़ कर लिया। कपड़े हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती है। यूजुअली जैसे हमने कहा कि द चिल्ड्रन आई सॉ द चिल्ड्रन एंड दे वर इन रैग्ड क्लोथ्स, बड़े फटे-पुराने कपड़ों में थे, ठीक है? तो उस केस में आप रैग्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो कुछ भी बहुत फटा-पुराना है और ओल्ड और टॉर्न है, उसके लिए हमारे पास देखो वर्ड्स कौन-कौन से हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ लिख रही हूँ। वो टैटर्ड है, ठीक है? बैटर्ड है, फ्रेड है, ओके? थ्रेडबेयर है, थ्रेडबेयर मतलब कि उसके धागे भी निकल गए हैं, ठीक है? थ्रेडबेयर इज़ धागे भी निकल गए उसके, और फ्रेड आपने लिख ही लिया है, एंड शैबी, वन मोर वर्ड इज़ शैबी, ठीक है? ये सब बहुत ओल्ड कंडीशन में है। अब आप एक बार खुद सोचिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत बैड कंडीशन में है, उसके लिए और कौन-कौन से वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं? देखो, अगर कोई बिल्डिंग है, कोई महल है, कोई टेम्पल है, बिकॉज़ नोबडी इज़ मेंटेनिंग दैट, उसका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसी कंडीशन में आ जाएगा? बहुत बैड कंडीशन में। तो उसको आप क्या कहोगे? डाइलैपिडेटेड भी तो इसी लिस्ट में आएगा। वो डाइलैपिडेटेड होगा, डाइलैपिडेटेड, और हमने पहले भी ये वाले वर्ड्स पढ़े हैं, रैमशैकल होगा, ठीक है? रैमशैकल, रैमशैकल, टम्बल डाउन,
खराब स्थिति में होना, है ना? और डिक्रेपिट होगा, डेरेलिक्ट होगा, ये सब बहुत बुरी कंडीशन में है। ओके, चलिए यहाँ से अपन बच्चों एक वर्ड याद करते हैं। अगर मैं चाहूँ इसका ऑपोजिट लिखना तो एक वर्ड याद रखेंगे, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन होता है एकदम न्यू, एकदम फ्रेश एंड इन वेरी गुड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा हमने एक सेकंड हैंड गाड़ी ली है बट इट इज इन वेरी गुड कंडीशन, ऐसा लगता ही नहीं है सेकंड हैंड है, बहुत अच्छी कंडीशन में न्यू लगती है। तो वो क्या है, वो ये वाला वर्ड हो जाएगा आपका प्रिस्टीन, है ना? जैसे मैंने कहा मैं किराए पर घर ढूंढ रही हूँ और मुझे एक फ्लैट मिल भी गया है, बिल्कुल चकाचक है, एकदम नया है, अभी तक उसमें कोई किराए पे नहीं रहा, नया है। मतलब डायरेक्टली जो ओनर है उसने सबसे पहले मुझे ही वो किराए पे दिया है, अभी कोई भी नहीं रहा उसमें, तो ऐसा फ्लैट कैसा हो जाएगा? बहुत ही अच्छी कंडीशन में, तो प्रिस्टीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। बच्चों जैसा मैंने यहाँ पर लिखा 1 नंबर, इट मीन्स इसका सेकंड भी कोई यूज होगा, तो दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं कि रेग्ड का यूज हम करते हैं बच्चों, कोई भी ऐसी सरफेस जो अनइवन है। अब जो अनइवन होगी वो नॉट स्ट्रेट होगी ना, सीधी नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि रैग्ड कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन कैसी है, रैग्ड है, स्मूथ नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं रैग्ड। कुछ रैग्ड कैसा होगा, देखो ये तो है बिल्कुल स्ट्रेट, और रेक्ट कैसा होगा, ये मान लो ये रेक्ट है, उबड़ खाबड़ है, स्ट्रेट नहीं है, उसके लिए रेक्ट आ जाएगा। अब रेक्ट है तो उसके लिए देखो हम एक वर्ड पढ़ते हैं, एब्रेजन। ठीक है, अब्रेजन वर्ड, ABRAISON, इसका मतलब लिख लेना आप उबड़ खाबड़। इस केस में उबड़ खाबड़ है और खुरदुरा है, उबड़ खाबड़ एंड खुरदुरा। अब खुरदुरा भी है और रगड़ के लिए भी इसको यूज करते हैं हम, रगड़ के लिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कोई एक सरफेस है जो बड़ी स्मूथ है, बड़ी जैसे टाइल्स लगी हुई हैं किसी जमीन पर, वहां अगर कोई बच्चा गिरे या हम में से कोई गिर जाए तो चांसेस हैं कि खरोच ना आए, घुटने पर चोट ना लगे। लेकिन अगर वही सरफेस सीमेंटेड है या खुरदुरी है थोड़ी सी, तो गिरते ही खरोच आएगी, घुटने पर चोट लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं द बेबी हैड एन एब्रेजन ऑन हिज नी, उसके उस बेबी के घुटने पर क्या थी, खरोंच थी या रगड़ थी। तो देखो अब्रेजन का मतलब क्या हुआ, उबड़ खाबड़ या खुरदुरा या फिर रगड़ लगना। रगड़ लगती है उसके लिए कुछ मिलते जुलते वर्ड्स है, देखो कोरिजन, कोरिजन, CORRISION, सॉरी, SION, कोरिजन। अब क्या होता है, जैसे इरोजन होता है, कटाव होता है, तो उसमें भी जो आपकी सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, कटाव कहते हैं इसको, अनइवन हो जाएगी ना, कहीं से कम कहीं से ज्यादा मिट्टी हटेगी, चाहे वो पानी के थ्रू ही हटे, तो उसको इरोजन कहते हैं। जैसे सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, और एट्रीशन, ATTRITION, एट्रीशन, ये भी इसी के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो अब्रेजन वर्ड याद रखना है आपको इसके लिए। चले अब देखें, यहीं से अगर मैं एक वर्ड और आपको याद कराऊं, यहाँ लिख देती हूँ, वो तो है अब्रेजन, इससे आप याद करेंगे बच्चों अब्रेजिव। चलो एक काम करते हैं, नई नया पेज लेते हैं। ठीक है, इससे हमने वर्ड याद किया एब्रेजिव, वो तो था अब्रेजन, ये है अब्रेजिव। अब्रेजिव के दो मीनिंग है बच्चों। अगर आप पर्सन के केस में इसका यूज करते हो तो ये पर्सन कैसा होगा, बहुत रूड। अब जो रूड है वो कैसा होता है, इम्प्यूडेंट होता है, जो रूड है वो इम्प्यूडेंट होता है। ठीक है, और कैसा होता है, इंसोलेंट होता है। रूड है ना, और इम्पर्टिनेंट होता है, बोलने में अच्छा नहीं है, रूड है, जिद्दी है और बेशर्म है। जो रूड है, जिद्दी है, बेशर्म है, उसके लिए ऑडेशियस वर्ड आ सकता है, दुस्साहसी, गुस्ताखी करने वाला। जो ऑडेशियस है वो छुप छुप के काम नहीं करेगा, सीना चौड़ा करके चोरी करेगा, गलती करेगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा और छुपाएगा भी नहीं, तो छुपाता नहीं है। तो वो साफ साफ, उसके लिए कौन से वर्ड्स होते हैं, ब्लेटेंट और ब्रेजन। जैसे सफेद झूठ कहते हैं ना, ब्लेटेंट लाई, ब्रेजन लाई। अब ये सब क्या होंगे भाई, ये ओपन होंगे, छुपाएगा नहीं। तो जो ओपन है वो ओवर्ट है, जो ओवर्ट है वो नोटिसेबल है। ऐसे मतलब वर्ड्स का एक क्लस्टर बना लो। नोटिसेबल से सीधे सीधे आपको एक वर्ड याद आना चाहिए, कॉन्स्पिक्यूअस, जो अभी मैंने पहले भी लिखा था, कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस, नोटिसेबल। अब अब्रेसिव का दूसरा मीनिंग है, ये किसी भी तरह का एक सब्सटेंस हो सकता है, कोई सब्सटेंस है, कोई पाउडर है, कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है जो कि कैसा है भाई, खुरदुरा है, खुरदुरा है।
और इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग समथिंग, किसी भी चीज की सफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा सुनारों के पास एक अलग तरीके का पाउडर होता है जिससे वो अपने ऑर्नामेंट्स, अपने आभूषणों को साफ करते हैं, है ना। गर्ल्स को पता होगा कि एक वो एक कॉस्मेटिक या क्रीम कह लो, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, स्क्रबर होता है, स्क्रब करते हैं। तो स्क्रब उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, उससे स्किन क्लियर होती है, स्किन क्लीन होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों अब्रेसिव आप किसको कहेंगे? आप सब ने अपने घरों में जब पेंट होता है तो देखा होगा पेंटर को, वो दीवार पर नया पेंट चढ़ाने से पहले उसको रेजमाल से घिसता है। तो वो जो सब्सटेंस है ना, वो जो रेजमाल है, उसको ही क्या कहेंगे आप? अब्रेसिव कहेंगे। दो मीनिंग है। पर्सन के केस में वो रूड, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट, ऑडेशियस, ब्लेटेंट, ब्रेजन, ये सब होगा। देखो यहाँ इंसोलेंट आ रहा है, इसी से आप एक वर्ड यहीं की यहीं याद करो। इंडोलेंट क्या होता है? जो इंडोलेंट होता है बच्चों वो लेजी होता है, ठीक है, लेजी। फाइन, चलो। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो हो गया, सारे वर्ड्स को हमने डिटेल से देख भी लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवल। स्पाई फैमिली एक ग्राफिक नॉवल है। ग्राफिक का मतलब होता है जिसमें वर्ड्स और इमेजेस दोनों का यूज किया जाता है बच्चों, है ना। नॉवल दैट इज अ नैरेटिव वर्क इन विच, जिसमें द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट। वो पूछ रहा है कि ये जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको आप इनमें से किसी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? तो अनइंटरप्टेड का मतलब तो बच्चा होता है नॉट स्टॉप्ड और नॉट रिस्ट्रिक्टेड, कुछ ऐसा जो नॉट स्टॉप्ड है ना, एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड, जिसपे किसी ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? सीक्वेंशियल डन बाय कॉमिक्स और आर्टिस्ट, ये वो फॉर्म होती है जो डन बाय डन बाय आर्टिस्ट, और इसको यूज किस लिए किया जाता है? कॉमिक्स में। आर्टिस्ट इन कॉमिक्स, कॉमिक्स में यूज किया जाता है। आई होप आप सबने कॉमिक्स पढ़ा होगा, है ना। जिसमें इमेजेस भी होती थी और उसी चीज को बताने के लिए जो डायलॉग्स होते थे उसमें वर्ड्स का भी यूज करते थे वो, है ना। तो यहाँ पर हमें एक हिंट मिल ही रहा है कि ये कॉमिक्स फॉर्मेट है, कॉमिक्स फॉर्मेट। तो वो सिक्वेंशियल आर्ट ही होती है बच्चों जिसमें कॉमिक्स फॉर्मेट का यूज किया जाता है, कॉमिक्स में यूज किया जाता है। अब देखो एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल का पूरा पूरा मतलब किससे है? अस्तित्व से। तो भाई हमारा अस्तित्व क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें इस तरह की बातें होती है कि व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, है ना। एब्स्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी फिजिकल नहीं होता। वैल्यूज और एग्जिस्टेंस की बात होती है इसमें। सेडिमेंटल आर्ट का मतलब होता है इसके अंदर मैटर और सेडिमेंट का यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। मैटर एंड सेडिमेंट की स्टडी होती है इसके अंदर। सेडिमेंटल आर्ट होती है जिसमें आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन होता है मैटर और सेडिमेंट का। लॉन्गिट्यूडनल आर्ट होती है जिसमें रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होते हैं। इट इन्वॉल्व्स इसमें रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन होंगे, आई मीन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होंगे। और वो कैसे होंगे? रिपीटेड ऑब्जर्वेशन स्पेशली, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है ना, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक आप किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं इस आर्ट के अंदर। तो हमसे देखो पूछा था कि नैरेटिव वर्क ऐसा है जो कि नाम है उसका, उस नॉवल का स्पाई फैमिली, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो ग्राफिक नॉवल है। खुद ही बता दिया और लास्ट में बता दिया देखो कॉमिक फॉर्मेट है। तो इस तरह की स्पाई फैमिली नाम से ही पता लग रहा है वो एग्जिस्टेंस की बात नहीं करेंगे कि इंसान क्या है, क्यों उसका जन्म हुआ है, उसके जीवन का पर्पस क्या है। सेडिमेंटल में मैटर और सेडिमेंट की स्टडी होती है और लंबे टाइम तक किसी का ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे। एक सिंपल कॉमिक है, इसलिए उसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड पूछा है बच्चों आपसे फेटल। फेटल का मतलब होता है जानलेवा, कॉजिंग डेथ। कुछ भी ऐसी चीज जो बड़ी जानलेवा है, जो फेटल है वो डेडली है ना, और लीथल है, लीथल है। चलो अब एक काम करते हैं, इससे कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं। अगर ये सब चीजें ऐसी है तो बताओ ये बहुत अच्छी तो नहीं होंगी हमारे लिए, कैसी होंगी? डेंजरस होंगी।
कोई भी अगर केमिकल है, कोई ड्रग है, वो जानलेवा है, ठीक है? जानलेवा है तो डेंजरस है। जो डेंजरस है वो कैसा होगा? डेट्रिमेंटल होगा। और डिलीटेरियस होगा। डी से आप एक साथ याद कर सकते हैं इन वर्ड्स को, डेंजरस, डेट्रिमेंटल और डिलीटरियस। ये सब कैसे होंगे? हार्मफुल होंगे ना, हमारे लिए अच्छे तो होंगे नहीं। हार्मफुल से सीधे-सीधे वर्ड्स याद करें, जो हार्मफुल है वो बेनफुल है, बेलफुल है और विंडिक्टिव है, ठीक है? विंडिक्टिव। बच्चों विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल। अब अगर किसी के मन में मेरे लिए बदले की भावना है ना? किसी के मन में अगर मेरे लिए बदले की भावना है, तो वो मेरे लिए हार्मफुल होगा ना? हार्मफुल होगा और विंडिक्टिव होगा, ठीक है? इसीलिए इस लिस्ट में हम विंडिक्टिव वर्ड को भी रखेंगे, क्योंकि उसके अंदर बदले की भावना है, तो वो मेरे लिए कैसा है भाई? बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है तो मैं कह सकती हूँ मेरे लिए मीनेसिंग है। अब जो मीनेसिंग है, वो थ्रेटनिंग भी है। मीनेसिंग है और थ्रेटनिंग है। तो उसकी इंटेंशंस कह लो या उसकी आँखों में मेरे लिए लुक्स कह लो, वो कैसे होंगे? बड़े ही मैलिशियस होंगे, जानलेवा और खतरनाक, है ना? मैलिशियस लुक्स होंगे और वो मैलेवोलेंट होगा, है ना? और मेलेफिसेंट होगा, ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आ जाएँगे बच्चों, ठीक है? इसके अलावा देखो, कोई चीज़ अगर डेंजरस है तो वो टॉक्सिक है, नॉक्शियस है ना? विरुलेंट है, ये सारे वर्ड्स भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसी लिस्ट में ना आपका नॉक्शियस वर्ड आ जाएगा, टॉक्सिक आ जाएगा, ज़हरीला, है ना? टॉक्सिक है और विरुलेंट है। फिर 2 कॉमन वर्ड्स बोलकर बता देती हूँ, वेनम और पॉइज़न का मतलब ज़हर होता है ना, तो पॉइज़नस बना लो उससे और वेनेमस बना लो, ओके? तो वो सब ज़हरीला है, हमारे लिए खतरनाक है। चलो, अब ये सब तो क्या है हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हार्मफुल है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो कि अहानिकारक है, तो क्या हो जाएगा? इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है नॉट हार्मफुल, जो हार्मफुल नहीं है। तो इन सब का ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा, जो इनोक्यूअस है वो सेफ भी तो है ना हमारे लिए, सेफ है। अब ये तो सारे लोग कैसे थे जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इन सब के मन में द्वेष था, एनिमोसिटी थी, ठीक है? और क्या कह सकते हैं आप? हॉस्टिलिटी थी, एनिमोसिटी थी, शत्रुता थी, ग्रज था इनके मन में, एंगर था। ये सेफ हैं और कैसे हो जाएंगे? फ्रेंडली। लिख नहीं रही हूँ, फ्रेंडली भी हो जाएंगे, इन सब का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो एडिशनल है बच्चों, वो कैसा है? एक्स्ट्रा है। कोई भी चीज जो एडिशनल है वो एक्स्ट्रा है। अब जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो सप्लीमेंटरी है एंड एंसिलरी है। एंसिलरी है एंड सप्लीमेंटरी है, ठीक है? एक्स्ट्रा है, सप्लीमेंटरी है। अब इसके अलावा ना आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि कुछ भी ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा हो, आप कह सकते हैं वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, रिडंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला किक द बॉल विद द लेग। इन दिस सेंटेंस विद द लेग इज कंप्लीटली रिडंडेंट, जरूरत ही नहीं थी विद द लेग बोलने की। किक द बॉल में ही सेंस आ रहा है कि बॉल को लात मार दो, विद द लेग बोलने की जरूरत ही नहीं है ना? तो कुछ भी ऐसा जिसकी जरूरत नहीं है वो क्या है? रिडंडेंट है। और जो एक्स्ट्रा होता है बच्चों, वो सुपरफ्लूअस होता है। सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस मतलब एक ही मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने एक से ज्यादा शब्दों का यूज वाक्य में कर दिया है, जो कि रिडंडेंट है। विद योर लेग था, किक द बॉल विद योर लेग, उसकी जरूरत नहीं थी। तो जो भी सुपरफ्लूअस है उसका एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि व्हेन विल यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, तो मैंने रिटर्न का भी यूज कर दिया और बैक का भी यूज कर दिया, जबकि दोनों ही क्या सेंस दे रहे हैं? लौटने का सेंस दे रहे हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं व्हेन विल यू रिटर्न या व्हेन विल यू कम, ठीक है? जैसे आपने नाउन में पढ़ा होगा बिग ब्लंडर मिस्टेक, एक सुपरफ्लूअस स्टेटमेंट है। बिग ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर में ही बहुत बड़ी गलती का सेंस आता है, तो बिग और मिस्टेक की जरूरत नहीं है। ये सब क्या कहलाते हैं? सुपरफ्लूअस कहलाते हैं। बच्चों, जो जोवियल होता है ना, बहुत जिंदा दिल इंसान होता है, प्रसन्नचित रहता है, हर्ष में रहता है, तो ये फ्रेंडली और हैप्पी होता है, इसलिए बड़ा चीयरफुल होता है, लाइवली, फुल ऑफ लाइफ। ये कैसा होता है? चीयरफुल। अब जो चीयरफुल होगा, सोचो वो फ्रेंडली होगा ना, मिलनसार होगा, सुस्त नहीं बैठेगा। फ्रेंडली है तो वो इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स फ्रेंडली है। और आपका कन्वाइवियल है ना? एमिएबल है। एमिकेबल भी फिर इसी से याद रखेंगे आप।
एमिकेबल, जेनियल, जेनियल्स के साथ-साथ कंजीनियल वर्ड भी याद रखेंगे। जेनियल एंड कंजीनियल, क्योंकि ये बड़ा फ्रेंडली होता है, ठीक है? ये फ्रेंडली होता है तो भई ये ज़िंदा दिल होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं इसको, ये लाइवली है तो ये एफेबल, विवेशियस है, विवेशियस भी आ सकता है यहाँ पे। फुल ऑफ लाइफ, विवेशियस, क्योंकि लाइवली है ना। अब जो लाइवली है, एनर्जेटिक है, वो एनिमेटेड है। एनिमेटेड का एक मतलब कंप्यूटराइज्ड होता है और एक खुश होता है। जो एनिमेटेड है वो स्पिरिटेड है, ठीक है? और एक्सुबरेंट है, क्योंकि खुश रहता है, ये चीयरफुल रहता है, ठीक है? एक्सुबरेंट, और एक्सुबरेंट के साथ-साथ बच्चों आप वर्ड याद रख सकते हैं, एब्यूलिएंट, एब्यूलिएंट। होता क्या है ना, जब जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ-कुछ वर्ड्स ना कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रहते हैं, कि जब भी बच्चे को ये लगेगा एक्सपेंसिव वर्ड, तो एक्सपेंसिव के साथ 2 वर्ड्स हमेशा चिपके हुए रहेंगे उनके दिमाग में। जो एक्सपेंसिव है वो एग्ज़ॉर्बिटेंट है और एक्सटॉर्शनेट है। जिनके पास महँगा सामान होता है वो शो ऑफ बहुत करेंगे, तो फ्लैम्बॉयंट के साथ एक वर्ड चिपका हुआ है ऑस्टेंटेशियस। इस तरीके से आप अपने-अपने कॉम्बिनेशन बनाएँ। जो एक्सुबरेंट है वो एब्यूलेंट है, ब्लिसफुल है, और एक्सटैटिक वर्ड है आपका, इलेटेड है, यूफोरिक है ना, वो सारे वर्ड्स आ जाएँगे यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यूफोरिक और एक्सटैटिक। एक्सटैटिक भी खुश होता है और यूफोरिक भी होता है। ब्लिसफुल कॉमन वर्ड है, आपको याद रहेगा, ये सब खुश हैं। बच्चों कोई भी चीज़ जो ईज़ी है ना, वो कैसी है भई? जो ईज़ी है वो सिंपल है ना? सिंपल है और एफर्टलेस है। कोई भी ऐसी चीज़ जो एफर्टलेस है, जिसमें कोई मेहनत नहीं लग रही, वो एफर्टलेस है, एफर्टलेस, और सिंपल है। सिंपल है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं फैसाइल। फैसाइल एफर्ट्स मतलब बिना किसी डिफ़िकल्टी के आपने उसको किया है, ठीक है? विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, पेनलेस है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एलिमेंटरी, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं ईज़ी के लिए। अब जो ईज़ी है, उसका ऑपोज़िट क्या हो जाएगा? हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा, है ना? इसका ऑपोज़िट क्या होगा? हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। व्हाटएवर इज़ हरक्यूलियन टास्क, वो कैसा टास्क होगा? स्ट्रेनुअस टास्क होगा, आर्डुअस होगा, जैसे ईंटें उठाना, बोरियाँ उठाना, जिम में वेट लिफ्टिंग करना, ये सब स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज हैं, आर्डुअस एक्टिविटीज है। इसका ऑपोजिट होगा पीस ऑफ केक, केक वॉक, किड्स स्टफ, एज इजी एज एबीसी। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आंसर हो गया हमारा डेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, Mr. Abhilash and his family have received no informations about the incident. This is this type of question is low hanging fruits for a student, क्योंकि बड़ा साफ साफ दिखता है, जिसने बहुत अच्छे से ग्रामर को पढ़ रखा है, ये इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इट शुड बी इंफॉर्मेशन। इस लिस्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? लगेज है, बैगेज, स्टेशनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, वर्क, पोएट्री, कटलरी, सीनरी, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। अगर इनको हमें काउंट करना होता है तो हमारे पास कुछ फ्रेजेस, जिसमें सबसे कॉमन फ्रेज होती है पीस ऑफ, है ना? पीस ऑफ, आप कह सकते हैं ग्रेन ऑफ, लंप ऑफ शुगर कह सकते हैं, ग्रेन ऑफ राइस कह सकते हैं, ड्रॉप ऑफ ऑयल कह सकते हैं, स्ट्रैंड ऑफ हेयर कह सकते हैं, स्ट्रैंड ऑफ ग्रास कह सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी फ्रेजेस याद नहीं रहती तो हमारे लिए सबसे कॉमन फ्रेज होती है बच्चों पीस ऑफ। पीस ऑफ आप सबके लिए यूज कर सकते हैं, आइटम ऑफ यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे कहना है जैसे फर्नीचर है, मुझे मेरे घर के लिए 5 फर्नीचर खरीद रहे हैं। सोचो कैसे हो सकता है 5 फर्नीचर? मैं 5 आइटम तो खरीद सकती हूँ, क्योंकि फर्नीचर एक ऐसे ग्रुप का नाम है जिसमें सारा लकड़ी का सामान आ गया, जो मेरे घर में है, बेड है, टेबल है, चेयर है, ठीक है? अलमीरा है, लकड़ी की, सब कुछ आ गया। लेकिन अगर मुझे 5 आइटम खरीदने हैं तो वो आइटम के नाम बताने पड़ेंगे। टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, बेड है, ये सब। तो 5 आइटम्स ऑफ फर्नीचर बोलना पड़ेगा। फर्नीचर का फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, मशीनरी का मशीनरीज़ कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ, मशीन का मशीन्स हो सकता है। पोएम का पोएम्स हो सकता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज़ नहीं हो सकता, ठीक है? उसमें एडवाइस भी एक बहुत कॉमन वर्ड है। कुछ वर्ड्स अक्सर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसमें कि इन्फॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, एडवाइस है, पोएट्री है, बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो आते हैं, इनको ध्यान रखना, इनका प्लूरल नहीं बनता। तो किस पार्ट में गलती हो गई हमारे? इस पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माय ओन फॉर्मुलेशन। ये जो एक्सप्लोसिव यूज हुआ है वो मेरी खुद की फॉर्मुलेशन का है, और मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ, पुष्टि दे सकता हूँ। इसका वाउच का मतलब होता है पुष्टि करना, और किसकी? इसकी दक्षता की।
एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, निपुणता, कॉम्पिटेंसी, प्रोफिशिएंसी, वाउच मतलब आप क्या कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो उसकी एक्सपर्टीज को, है ना, उसकी एफिशिएंसी को वेरीफाई कर सकते हो। और सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट का मतलब भी होता है पुष्टि करना। ओके, इसका ऑपोजिट बताना है। तो पहले वर्ड्स देख लेते हैं बच्चों। मेंटेन का मतलब होता है आप किसी चीज को क्या करके रख रहे हो, प्रिजर्व करके रख रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो उसे प्रोटेक्ट कर रखा है ना हमने, प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हो जाएँगे। अच्छा, कोई भी चीज़ जिसको आपने मेंटेन कर रखा है, उसको सस्टेन कर रखा है, उसको बनाए रखा है आपने, है ना? सर्टिफ़ाई का मतलब होता है वही सर्टिफ़ाई मतलब ऑथेंटिकेट, कन्फर्म कर रहे हैं ना आप किसी चीज़ को सेम, उसका सिनोनिम है ये तो। ये तो उसका सिनोनिम है मतलब यू आर कन्फर्मिंग समथिंग। आप कन्फर्म कर रहे हैं और यू कैन से कोरॉबोरेट, ठीक है? कोरॉबोरेट, कोरॉबोरेट कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। तो सर्टिफाई तो इसका सिनोनिम है, मुझे तो ऑपोजिट बताना है। इनवैलिडेट का मतलब होता है अमान्य ठहराना, ठीक है? अमान्य ठहराना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनवैलिडेट करना मतलब आप उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे, उसे गलत ठहरा रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा अमान्य ठहराना, अमान्य ठहराना। ओके, अब विटनेस का मतलब क्या है? जो गवाह है, जो गवाह है वो ऑब्जर्वर है और व्यूअर है, उसने देखा है सब कुछ। वो व्यूअर है, स्पेक्टेटर है, देखने वाला, है ना? वो लुकर ऑन है, लुकर ऑन देखने वाला दर्शक होता है। ऑब्जर्वर है, उसने ऑब्जर्व किया है सब कुछ, ठीक है? वो ऑब्जर्वर भी है। तो हमारा आंसर हो गया इनवैलिडेट, क्योंकि ऑपोजिट पूछा था वाउच का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। भाई कार एक्सीडेंट में विनोद कैसे बचा था? कंफर्टेबली बच गया, फुल एस्केप हो गया, नैरो या वाइड? तो देखो हम जब भी इस तरीके की बात कहते हैं, अरे बाल बाल बचा, थोड़ी सी चूक, थोड़े से मार्जिन से मैं पास हो गया, बाल बाल बच गया, तो मतलब आप कह रहे हैं कार एक्सीडेंट में वो बच तो गया था, लेकिन कैसे बचा था? नैरो। तो नैरो एस्केप मिला था उसको। जो कुछ भी कंफर्टेबल है बच्चों, रिलैक्स्ड एंड फ्री है ना। कंफर्टेबल मतलब रिलैक्स्ड एंड फ्री। आप कहते हैं जब आपके घर में कोई आता है, मेहमान आता है, आप कहते हैं प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, जिसका मतलब होता है प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम। तो ये जो एट होम फ्रेज है ना बच्चों, एट होम का मतलब ही क्या होता है? कंफर्टेबल। तो मुझे कहना है अरे घर जैसा महसूस करो, आपका ही घर है, आराम से बैठो, ठीक है, आराम से बैठो। जो फुल है वो कंप्लीट है, एंड जो वाइड होता है बच्चों वो एक्सटेंसिव होता है ना, व्यापक। वो एक्सटेंसिव है, वाइड है तो रूमी है, और जो रूमी है वो स्पेशियस है, स्पेशियस है तो फिर वो कैपेशियस है। ये तो है कैपेशियस, इधर तो आ रहा है कैपेशियस। अगर आप वर्ड देखते हो कैप्रीशियस, ये कैप्रीशियस है। कैप्रीशियस का मतलब होता है आप कह सकते हैं स्ट्रेंज, अजीब और अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, इम्पल्सिव। और फिर इसमें आपका whimsical, idiosyncratic, freakish, eccentric, ठीक है, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, बिजार, अजीब, ये सारे वर्ड। जैसे कैप्रिशियस आप कह सकते हैं आपने कहा यहाँ का मौसम कितना अजीब है, अजीब मतलब बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी अचानक गर्मी हो जाती है, कभी अचानक ठंड हो जाती है, अचानक से ही बारिश हो जाती है ना। आप कह सकते हैं उस केस में कैप्रिशियस वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज कैपेशियस, है ना। जो कैपेशियस है वो वॉल्यूमिनस और कॉमोडियस भी है, इधर आप लिख सकते हैं वो वॉल्यूमिनस है और कॉमोडियस है, ठीक है। चलिए, तो रूमी और कंफर्टेबल, ये फुल मतलब पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर नैरो। नैरो मतलब बहुत ही कम मार्जिन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है बच्चों हमें। जो पहला वर्ड दे रखा है एम्बैरस, एम्बैरस का मतलब होता है डिमीन और अबैश, अबैश एंड डिमीन मतलब लज्जित करना या नीचा दिखाना। जैसे आपने कहा सच टाइप्स ऑफ इमेजेस डिमीन वुमेन, इस तरह की तस्वीरें महिलाओं को नीचा दिखाती हैं, है ना। तो अबैश और डिमीन कह लो, ह्यूमिलिएट हो जाएगा और मोर्टिफाई हो जाएगा, मोर्टिफाई।
ह्यूमिलिएट, अपमान करना, तिरस्कार करना, ह्यूमिलिएट, ठीक है। कनौशर कौन होता है बच्चों? कनौशर होता है पारखी, जिसको किसी आर्ट का, ड्रिंक का, ठीक है, किसी ड्रिंक का, आर्ट का या फूड का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, ये एक तरीके से जज कर सकता है उन सब चीजों को, पारखी है। जो कनौशर होगा ना बच्चों, वो कॉग्नोसेंटी होता है। कॉग्नोसेंटी, कॉग्नोसेंटी एक तरीके का जज है। अब देखो यहाँ से आप दो तीन वर्ड्स याद कर सकते हो। एपिक्यूरियन, जो एपिक्यूरियन है वो क्या है? ही टेक्स प्लेजर इन फूड एंड ड्रिंक, इसको प्लेजर चाहिए खाने में, इसको हाई क्वालिटी फूड का अंदाजा है, ठीक है, इसको हाई क्वालिटी फूड का अंदाजा है, तो हाई क्वालिटी फूड पसंद करता है क्योंकि ये प्लेजर पसंद करता है। तो जो एपिक्यूरियन है इसका सीधा सीधा सिनोनिम होगा बच्चों गॉर्मे, ठीक है, इसमें टी साइलेंट होता है, टी साइलेंट होगा, दिस इज गॉर्मे। जो भी एपिक्यूरियन और गॉर्मे होगा, क्योंकि इसको प्लेजर और फ्लेश पसंद है, ऐसी कहीं का खाना नहीं खा लेगा, नॉलेज इसको बहुत है, तो ऐसा इंसान हेडोनिस्ट होगा। हेडोनिस्ट कौन होता है? जो ये मानता है कि प्लेजर ही सब कुछ है जीवन में, प्लेजर के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, जिसके लिए प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, उसके लिए आप यूज करते हैं ये वाला वर्ड। तो बच्चों, तो जो हेडोनिस्ट है और एपिक्यूरियन है, गॉमे है, इनको प्लेजर बहुत पसंद है। ये दे दीज पीपल आर वेरी सेल्फ इंडल्जेंट, है ना, वेरी मच इंटरेस्टेड इन सेल्फ इंडल्जेंट, इनको अपनी खुशी, इनको अपना प्लेजर बहुत पसंद है। तो हेडोनिस्ट के साथ साथ एक और वर्ड आप याद कर सकते हैं इसके लिए, साइबराइट, ठीक है, साइबराइट भी सेम मीनिंग आपको देता है। चलो यहाँ पे देखें, गॉमे वर्ड है, आपने सुना होगा गॉमे आइसक्रीम, गॉमे कॉफी, ये अभी कुछ ब्रांड्स के नेम हैं जो रखे हुए हैं लोगों ने। तो जो गॉमे है ना, इससे रिलेट करें, गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट होता है बच्चों पेटू, जो बहुत खाता है। जो गवर्नमेंट है वो पेटू है, तो इसी के लिए आप ग्लटन वर्ड याद कर सकते हैं, ग्लटन भी बहुत खाता है। जो ग्लटन है वो वोरेशियस है, ये भी बहुत खाना खाता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बिंज ईटिंग करते हैं, ये लोग बिंज ईटिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह के डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? बुलिमिया कहा जाता है, बहुत ज्यादा खाने का डिसऑर्डर। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया कम खाने का डिसऑर्डर, ठीक है, एनोरेक्सिया। चलो इससे फिर एक और वर्ड कनेक्ट करें, अगर आपको कहीं वर्ड दिखता है एमनेशिया, एमनेशिया होता है बच्चों फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, यादाश्त चले जाना। जैसे हमने कहा, आफ्टर द मेजर एक्सीडेंट ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया फॉर लास्ट 2 इयर्स, 2 साल से उसकी यादाश्त चली गई है। क्यों इस तरह से करवाया है मैंने आपको? देखो, कनौशर पार्क ही है, तो उसे खाने पीने का, आर्ट का, फूड का, ड्रिंक का बहुत अच्छा नॉलेज है। एपिक्यूरियन और गौ में हाई क्वालिटी फूड पसंद करते हैं, तो इनको भी नॉलेज है। क्योंकि इनको प्लेजर चाहिए, ऐसे ही कुछ नहीं खा लेंगे ये पेट भरने के लिए, तो ये हेडोनिस्ट और आपका साइबराइट वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए प्लेजर ही सब कुछ हो। फिर यहाँ से देखो, गौ से गवर्नमेंट याद किया, पेटू ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, बुलिमिया डिसऑर्डर है ज्यादा खाने का, एनोरेक्सिया कम खाने का डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया किस-किस केस में हो सकता है? या तो व्यक्ति बहुत घबराहट में है, उसका एग्ज़ाम है, जैसे अपने साथ होता है ना, अगर हमारा एग्ज़ाम है 2 दिन बाद, तो हमें हमारी भूख मर जाती है कंप्लीटली, है ना? खाना नहीं खाया जाता हमसे। या तो ये एनोरेक्सिया है, या फिर कोई व्यक्ति अपने फैट को कम करने के लिए, वेट को लूज़ करने के लिए, पतला होने के लिए कम खाता है, तो वो भी क्या है? एनोरेक्सिया। उस मिलता-जुलता वर्ड है, इसलिए मैंने एमनेशिया भी यहीं बता दिया आपको, वो है फॉरगेटफुलनेस, जिसको लोग भूल चुके हैं, है ना? कोई भी चीज़ जो रिलेवेंट है बच्चों, वो कनेक्टेड है और पर्टिनेंट है, संबंधित होना। तो कोई चीज़ जो संबंधित है वो उससे कनेक्टेड है, पर्टिनेंट है। जैसे आपने कहा कि ही आस्क्ड मी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, उसने काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, पर्टिनेंट, ठीक है? जो पर्टिनेंट है उसके लिए आप जर्मेन भी यूज़ कर सकते हैं, जर्मेन। ये सब कनेक्टेड के लिए यूज़ होते हैं बच्चों वर्ड्स, ठीक है? सूटेबल है, सूटेबल यूज़ कर सकते हैं, और आप फेलिसिटस यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ना, फेलिसिटस, फेलिसिटस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? एंड सूटेबल तो हो गई। एक वर्ड अपोजिट याद रखेंगे, APPOSITE, ये ऑपोजिट नहीं है,
ऑपोजिट नहीं है ये, ऑपोजिट का मतलब तो विपरीत हो गया। ये क्या है भाई? ये है अपोजिट, APPOSITE, ठीक है? अच्छा, जो कुछ भी रिलेवेंट है, मान लो मैंने कहा कि अभी हमारी बात तो चल रही है विमेन एम्पावरमेंट पे, और किसी ने अचानक किसी और चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया या एक डिबेट स्टार्ट कर दी, तो उसका जो क्वेश्चन है या उसकी जो बातचीत है वो असंगत हो गई ना, बेमेल हो गई, मतलब रिलेवेंट नहीं है। तो जो रिलेवेंट है वो तो क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ग्रुअस हो जाएगा, कॉन्ग्रुअस। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो बेमेल है उसका मतलब हो जाएगा इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस जिसका मीनिंग है बेमेल, बेमेल और असंगत, बेमेल और असंगत हो जाएगा वो, है ना? और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं? मेरे विचार उससे मिलते नहीं हैं, तो बड़े बेमेल और असंगत है, मतलब रिलेवेंट नहीं है। उसने सूट तो बहुत अच्छा पहन लिया, लेकिन शूज़, स्पोर्ट शूज़ पहन लिए तो वो बेमेल हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा ही अब्सर्ड लग रहा है, रिडिक्युलस लग रहा है, लुडिक्रस लग रहा है, हास्यप्रद लग रहा है, ठीक है? तो मेल नहीं है कोई उन जूतों का इस ड्रेस के साथ, उस केस में इनकॉन्ग्रुअस वर्ड हो जाएगा आपका। जो इनकॉन्ग्रुअस वो इनकम्पैटिबल है, ऑड है और अब्सर्ड है, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा अब्सर्ड, अजीब है, इनकम्पैटिबल है। ऑड हो गया ना, ठीक है? जो मैच नहीं कर रहा, इसलिए हो जाएगा इनकम्पैटिबल और ऑड। ब्यूरोक्रेसी बताओ बच्चों क्या होता है? प्रशासनिक व्यवस्था होती है ना जिससे हमारा देश चलता है, तो ये हो जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है? तो देखते हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इसमें से, तो ये वाला है बच्चों थर्ड। इसमें यहाँ ई की जगह ए आना चाहिए, रेलिवेंट। इसमें तीनों जगह पर ई नहीं आएगा, RELEVANT होगा बच्चों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी वुड बेटर वॉच आवर स्टेप। अच्छा है ज्यादा कि हम अपने स्टेप्स को ध्यान रखें, उनको देखें, एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज, और उसे कोई मौका ना दें टू हैरेस अस फर्दर। हैरेस का मतलब होता है बच्चों किसी भी तरीके से सताना या उत्पीड़न करना, ठीक है? सताना, हम उसको और फर्दर मतलब इसके आगे कोई मौका नहीं देंगे कि वो हमें हैरेस कर पाए, है ना? तो हमसे वर्ड पूछा है हैरेस का सिनोनिम, तो बीट्रे का मतलब होता है बच्चों किसी विश्वासघात करना। हाउ? कि कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैंने किसी को बता दी जिसे नहीं बतानी चाहिए थी, तो मैंने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके लिए क्या होता है? टू स्टैब समवन, टू स्टैब समवन इन द बैक, पीठ में छुरा घोंपना, ठीक है? और क्या-क्या हो सकता है भई? मैंने कोई रहस्य डिस्क्लोज़ कर दिया, तो क्या कर दिया? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये इडियम है, आउट ऑफ द बैग। और क्या हो सकता है? स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, है ना? तो आँखों में धूल झोंकना, उसके लिए हमारे पास वर्ड है सटरफ्यूज, और टू पुल द वूल, इसका मतलब है टू पुल द वूल, टू पुल द वूल ओवर वन्स आईज, ठीक है? आँखों में धूल झोंकना। तो बीट्रे का ओवरऑल मतलब हो गया मैंने कुछ रिवील कर दिया है, एक्सपोज़ कर दिया है, ठीक है? रिवील कर दिया, एक्सपोज़ कर दिया, डिस्क्लोज़ कर दिया, किसी सीक्रेट को धोखा दे दिया। धोखा दे दिया तो डिसीव आ जाएगा, ठीक है? डिसीट आ जाएगा, डिसीव, डिसीट, सटरफ्यूज, सटरफ्यूज का मतलब होता है धोखाधड़ी या जालसाजी, ठीक है? परफिडी है, चिकैनरी है, ठीक है? ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पर। रेलिश बच्चों, रेलिश का मतलब होता है टू एन्जॉय और टू लाइक, टू एन्जॉय और टू लाइक समथिंग, टू एन्जॉय और टू लाइक समथिंग, किसी चीज को एन्जॉय करना, जिसके लिए हमारे पास वर्ड है बच्चों सेवर, SAVOUR, सेवर करना, ठीक है? मतलब अडोर, अडोर मतलब प्यार करना। लेकिन अडोर्न क्या होता है? अडोर्न होता है सुसज्जित होना, मतलब डेकोरेट किया है किसी चीज से उसको। जैसे आपने कहा द फिंगर्स ऑफ द ब्राइड वर अडोर्न्ड विद एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल रिंग्स, तो दुल्हन की उंगलियां किससे सुसज्जित थी? रिंग से। अडोर्न, अडोर नहीं, अडोर्न, अडोर्न है तो मतलब क्या आ जाएगा?
एम्बेलिश, ठीक है। ब्यूटीफाई, आपने ब्यूटीफाई कर दिया, उसे सजा दिया, डेकोरेट कर दिया, ऑर्नामेंट कर दिया, गार्निश कर दिया। गार्निश खाने पीने के लिए आता है ना, आप डिश बनाते हैं उसे गार्निश करते हैं, उस पे धनिया की पत्ती लगा देंगे, हरी मिर्च काट के लगा देंगे, दैट इज सजाना। सूद होता है बच्चों। अच्छा, इसका एक दूसरा मीनिंग, अगर ये नाउन है ना, अगर रेलिश नाउन है तो इसका मतलब होता है अचार, पिकल, या फिर चटनी, सॉस। जब हम खाने के टेस्ट को थोड़ा एनहांस करने के लिए उसके साथ कुछ चटनी, अचार वगैरह खाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? रेलिश कहते हैं। सूद का मतलब होता है to make the words effects calm, to make something calm, to make something or somebody peaceful, मतलब किसी चीज के इफेक्ट्स को कम करना। अगर मैं गुस्सा हूं तो गुस्से को कम करना, दुखी हूं तो दुख को कम करना, दर्द बहुत है तो दर्द को कम करना, गरीबी बहुत है गरीबी को कम करना, किसी भी चीज के इफेक्ट्स को कम करना। तो मैंने कहा कि वेन एवर आई फील सैड, द सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर ऑलवेज सूद मी, मुझे अच्छा फील करवाते हैं, है ना। द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन टू एलिविएट माई पेन। तो कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं जो सूद है, उसके लिए वर्ड्स आ सकते हैं? पैसिफाई, मॉलिफाई, पैसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, पैसिफाई, मॉलिफाई, मिटिगेट, प्लेकेट, ठीक है। कंसीलिएट, अपीज, असुएज, एलिविएट। ये एलिविएट है बच्चों, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर को उठाना, ये है एलिविएट। जैसे द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन टू एलिविएट माय पेन, तो एलिविएट है और एलिवेट अलग है भाई, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं सूद के लिए। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब होता है डांटना, धमकाना, फटकारना, ठीक है। डराना, धमकाना, डांटना, डराना, धमकाना, इंटिमिडेट। जिसके लिए हमारे पास वर्ड्स है बच्चों, डाउंट है, बुली, बुली करते हैं जैसे रैगिंग जब होती है तो जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रेशर को बुली करते हैं, मतलब उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बुली हो गया। एंड परसिक्यूट, ठीक है। परसिक्यूट इस लिस्ट में आ सकता है, हाउंड आ सकता है, फ्राइटन तो आपका है ही वर्ड, HOUND, हाउंड। फ्राइटन भी आप याद रखेंगे इसके लिए। एंड ब्रोबीट, डांटना, फटकारना, ठीक है। सबड्यू, किसी को सबड्यू करना, मतलब सबड्यू करना मतलब उस पे कंट्रोल करना, ठीक है। इंटिमिडेट के सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक इडियम है ट्विस्ट समवन्स आर्म, एक इडियम है हमारे पास, ट्विस्ट समवन्स आर्म, जिसका मतलब है प्रेशराइज करना, किसी को डरा धमका के कुछ काम करवाने के लिए प्रेशराइज करना, ठीक है। अब हैरेस वर्ड है, हैरेस का मतलब सताना था, और इसका हमसे पूछा है सिनोनिम। तो देखो, बीट रे तो धोखा देना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब वो डराएगा धमकाएगा नहीं, हमें हैरेस नहीं करेगा, सताएगा नहीं, ठीक है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है बच्चों। पोएम तो कविता है, कोई भी स्केच होता है वो डिजाइन होती है, आप उसका नमूना तैयार करते हैं, मॉडल तैयार करते हैं, वो डिजाइन है, कच्चा है ना, कच्चा नक्शा बनाते हैं ना। और क्रोकी एक वर्ड है हमारे पास, इसको क्रोकी बोला जाएगा, CROQUIS, ये भी एक कच्चा नक्शा होता है। एंड नैरेटिव क्या होता है? कोई भी कहानी, ये तो कोई भी कहानी है, एनी स्टोरी, जो भी कोई कहता है, लेकिन अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, ठीक है, अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जवाब होगा एनेक्डोट। नैरेटिव तो भाई वो हर चीज है जो मैंने कहीं देखी, मैंने एक्सपीरियंस की और आपको बता दी, तो मैंने नरेट कर दिया, है ना। बट अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, सत्य घटना पर आधारित अगर कोई है और रियल पर्सन के बारे में है, वो क्या हो जाएगा? एनेक्डोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस। इसके लिए मुझे वन वर्ड चाहिए। इफ अ पर्सन इज वेरी गुड एट स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, उसको आप क्या कहेंगे? तो बच्चों, मोनोलिथिक का मतलब क्या है? मोनोलिथिक हर एक वो चीज होती है जो टू लार्ज एंड रेगुलर होती है। इट इज टू लार्ज एंड रेगुलर,
और क्योंकि वो बहुत बड़ी और बहुत ही रेगुलर पैटर्न में है, इसलिए विदाउट इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस, विदाउट इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस, उनमें कोई भी इंटरेस्टिंग डिफरेंस नहीं होता है, विदाउट इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस। जैसे मान लीजिए हजारों साल पुरानी बनी हुई कोई चर्च है, कोई मकबरा है, कोई मंदिर है, वो आज भी उसी हालत में है जिस हालत में पहले था, मतलब जैसा बना था, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं टाइम के हिसाब से, तो वो बहुत ही बोरिंग, रेगुलर और लार्ज इस टाइप का बन गया है। तो आप कह सकते हैं कि मोनोलिथिक मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई खास उसमें चेंजेस नहीं है, नो डिफरेंस एट ऑल, जैसी थी वैसी की वैसी है। कोई सिस्टम हो सकता है मोनोलिथिक, ठीक है। चलो हम एक बार ये देखते हैं कि देखो मोनो का मतलब होता है एक, और लिथ का मतलब होता है स्टोन या पत्थर, स्टोन या पत्थर। इससे देखो एक वर्ड समझते हैं, सेम है मोनोलिथ। मोनोलिथ क्या है? लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन स्टैंडिंग बाय इटसेल्फ। ऐसे ही मतलब आप देखो कि कहीं पार्क वार्क में ऐसे मतलब खड़ा हुआ होगा केवल एक पत्थर, स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन, तो मोनो मीन्स एक एंड लिथ मीन्स स्टोन, तो उससे बन गया एक पत्थर। स्तंभ कह सकते हैं आप उसको, स्तंभ किसी की याद में बनाया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर चीज की मेमोरी में के लिए बनाया जा सकता है। तो एक लार्ज स्टोन, अब इससे हम याद करते हैं, देखो कब्र, ग्रेव स्टोन, टॉम स्टोन, हेड स्टोन, इन सब का मतलब क्या होता है? किसी की कब्र, वहां भी आप देखेंगे पत्थर होते हैं, उनपे उनका नाम गड़ा हुआ रहता है, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, समय लिखा रहता है, या कुछ भी उनके बारे में दो चार लाइंस लिखी रहती है। तो ग्रेव स्टोन, टॉम स्टोन एंड हेड स्टोन, इससे हम कुछ वर्ड्स याद कर सकते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एपिटैफ होता है रिटन ऑन अ ग्रेव स्टोन, जो कब्र पे व्यक्ति का नाम, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर लिखा रहेगा, उसको आप कहेंगे एपिटैफ, ठीक है। एपिटैफ, इसको आप कहते हैं समाधि लेख, समाधि पर लिखा रहता है, इसीलिए समाधि लेख, ठीक है। एपिग्राम क्या होगा बच्चों? एपिग्राम होता है अ शॉर्ट सेइंग और पोएम। जैसे एक छोटी सी सेइंग, हम कई बार कह देते हैं कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब एक छोटा सा ये सेंटेंस है जिसमें बहुत बड़ी बात है, तो एक शॉर्ट सेइंग और पोएम, स्पेशली इट इज वेरी क्लेवर एंड समटाइम्स इट कैन बी फनी। एपिग्राफ होता है बच्चों इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। जब हम किसी भी दीवार पर या किसी भी बिल्डिंग पर, किसी सरफेस पर देखते हैं नाम ऐसे गड़े हुए रहते हैं, है ना, नाम लिख दिए जाते हैं, उनके राजा महाराजा, उनकी कहानियां लिखी रहती है, तो किसी भी तरीके का ऐसा लेख जो कि किसी पत्थर पर उनके गाड़ कर लिखा गया, दैट इज एपिग्राफ। एपिथेट होता है बच्चों इंसल्टिंग वर्ड्स, जो किसी के नाम के साथ ऐड कर दिया जाता है, अपमान सूचक वर्ड्स होते हैं, है ना। एंड सिनोटेफ होता है अ पब्लिक मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्मारक आप कह सकते हैं जो किसी की याद में बनाया, उसमें ऐसे लोग जो युद्ध में मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनके नाम वगैरह लिखे रहते हैं। बिल्ड इन मेमोरी ऑफ पीपल डाइड इन वॉर, तो जो लोग युद्ध में शहीद हुए थे उनके नाम लिखे रहते हैं, और इस तरह से हम उन्हें याद करते हैं। ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे, मिलते जुलते हैं, ठीक है। कम बैक टू द क्वेश्चन, मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल ऑब्वियसली किसको कहते हैं आप? पॉलीग्लॉट को, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट होता है who is very good at speaking several languages at a time, एक ही समय पर जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है with full expertise, उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअल। हेट्रोलिंग्विस्टिक बच्चों ये लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक है, ये लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक है, जिसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस इन अ सिंगल टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। ये अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये भाषा का एक कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर किसी टेक्स्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है एक समय पे, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप मल्टीलिंगुअल कहेंगे, ठीक है। एक आर्टिकल हेट्रोलिंग्विस्टिक हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारी भाषाएं लिख दी, लेकिन व्यक्ति कौन होगा? व्यक्ति तो पॉलीग्लॉट और मल्टीलिंगुअल होगा। हेट्रो से देखो वर्ड आप याद कर सकते हो, हेट्रोजेनस एंड, जैसे आपने याद किया हेटेरोजीनस। देखो हेटेरोजीनस होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ लोग, सिटीज मान लो, उनका ट्रेडिशन कैसा है? वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत अलग है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर,
ये तो है हेटेरोजेनस। जैसे मैं कहूँ कि भारत में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, अलग अलग प्रकार का खाना पसंद करने वाले, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने वाले लोग रहते हैं। तो ये क्या है, हेटेरोजेनस। ठीक है। एंड अगर इसी को हम कह दें होमोजेनस, इसी से बना दें होमोजेनस, तो होमो का मतलब देखो होता है सेम। ठीक है। तो वेरी सिमिलर, बहुत ही सिमिलर होना। ऊपर तो आपने देखा वेरी डिफरेंट, ये है वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बहुत एक जैसा होना, काफी हद तक एक जैसा होना, सेम होना। ठीक है। एंड बायलिंगुअल, बायलिंगुअल इज यूज फॉर टू, एबल टू यूज टू लैंग्वेजेस। ठीक है, ये टू लैंग्वेजेस के लिए आता है, टू लैंग्वेजेस जो यूज कर सकता है। और मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल में देखो मोनो आ रहा है, मोनो का मतलब होता है एक, तो जो एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है। बाइलिंगुअल डिक्शनरी कैसी होगी, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में हो। ठीक है। लेक्चर, मैंने कहा हमारा लेक्चर कैसा है, बाइलिंगुअल, तो इंग्लिश हिंदी दोनों यूज करते हैं हम इसमें। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका मल्टी लिंगुअल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, ईडियम है। अब आप देख लीजिए, एक ही पेपर को हमने इतना डिटेल में कर लिया कि एक सेम ईडियम हमने पढ़ा था फिश से रिलेटेड। तो अगर मैं कहूँ आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, इट मींस right now whatever you are saying I cannot do it. Why? Because I have a more interesting and more urgent work than this to do. इससे ज्यादा जरूरी काम मेरे पास है। to have an interest in cooking, कुकिंग में इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं क्या आप यहाँ पर, नहीं। ठीक है। देखो गैस्ट्रोनॉमी एक वर्ड हमारे पास है, गैस्ट्रोनॉमी, तो बहुत सारे लोग इसको गैस्ट्रो से जैसे गैस्ट्रोलॉजी टाइप ऐसा कुछ समझ लेते हैं कि गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ना लोगों को, उससे रिलेटेड पूछे। बट गैस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ फूड एंड कल्चर है बच्चों, इट इज स्टडी ऑफ फूड एंड कल्चर। अब फूड एंड कल्चर मतलब खाना कैसे पकाया जाता है, उसे किस किस तरह से सर्व किया जा सकता है, उसकी गार्निशिंग कैसे कैसे की जा सकती है, खाने का तरीका क्या है, इन सब की स्टडी को गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इट इज रिलेटेड टू ऑल किचन एंड ऑल। ठीक है। तो कल्चर किस किस का कैसा है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे सर्व करते हैं, है ना, वो सब। टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, तो देखो इडियम्स को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है कि वर्ड मीनिंग जहां पर भी ले रहा है ना वो ऑप्शन में से काट दो। उसने फिश का फिश ही ले लिया, काट दो। यहाँ फ्राई से कुकिंग ले लिया, इसे काट दो। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, नो। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मीनियल टास्क एट हैंड, मीनियल मतलब छोटा, ट्राइवियल, ट्राइवियल तुच्छ, ट्राइवियल होता है तुच्छ और नगण्य, नॉट सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा याद करिए फिर क्या क्या था। ड्रिंक लाइक अ फिश था, मीन्स बहुत ज्यादा शराब पीना, जिसको बहुत ज्यादा शराब पीने की सनक होती है वो डिप्सोमेनिया है। जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता टी टॉटलर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया आपका टू हैव बिगर थिंग्स टू डू। माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड yesterday, जो कल एक क्लास टेस्ट हुआ था उसमें मेरे भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब इसमें एरर बताना है बच्चों, ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में। तो देखो हमारे पास जो वर्ड्स है, एक तो गुड है और एक वेल है। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो बच्चों गुड एक एडजेक्टिव है एंड वेल एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। ठीक है। दूसरा गुड जो है, देखो दूसरा ध्यान रखेंगे, वेल जब एडजेक्टिव है ना, वेल ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इट कैन नॉट नॉट बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। आई होप अब आप ये समझते हैं कि एट्रीब्यूटिवली क्या होता है। तो अगर किसी भी एडजेक्टिव को मैं नाउन से पहले पुट कर सकती हूँ, वो उस एडजेक्टिव की एट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है। अगर मैं एडजेक्टिव को नाउन के बाद यूज करती हूँ तो वो उसकी पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन होती है। और अगर एडजेक्टिव बिना नाउन के आता है तो वो उसकी प्रेडिकेटिव पोजीशन होती है। ठीक है। तो वेल जो है एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं हो सकता, मतलब नाउन से पहले नहीं आ सकता। ओके। अब जैसे हमने कुछ सेंटेंसेस लिए, हमने कहा सचिन इज अ गुड
या वेल प्लेयर। ठीक है, दूसरा हमने लिया सचिन प्लेड गुड या वेल। ठीक है, फिर हमने कहा आई एम गुड या आई एम वेल टुडे। आई एम वेल टुडे। ओके, और एक हम सेंटेंस लेते हैं, इट वॉज अ गुड या वेल पार्टी। इट वॉज अ गुड या वेल पार्टी। तो देखो, सचिन इज अ गुड और वेल प्लेयर। मुझे यहाँ पर ये प्लेयर जो नाउन है इसके लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए, ये भी होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। देखो, गुड भी एडजेक्टिव और वेल भी एडजेक्टिव है। लेकिन वेल के लिए तो ये कह दिया गया है कि वेल एट्रीब्यूटिवली नहीं आ सकता, मतलब ऐसे नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। वेल प्लस नाउन ये गलत है। तो मैं क्या करूं, इसको हटा दूं और इसको सही कर लूं। सचिन इज अ गुड प्लेयर हो गया है ना। सचिन प्लेड गुड या वेल। अब मुझे सचिन के लिए कोई वर्ड नहीं चाहिए, मुझे प्ले के लिए चाहिए कि प्ले कैसा किया, तरीका क्या था खेलने का। तो प्ले वर्ब है बच्चों। वर्ब के लिए कौन आता है, वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं आता, वर्ब के लिए एडवर्ब आता है। अब मुझे एडवर्ब ही चाहिए, एडवर्ब गुड तो नहीं है, एडवर्ब तो वेल है। इसलिए अब ये ना आके क्या आएगा, ये आएगा सचिन प्लेड वेल। आई एम गुड और आई एम वेल टुडे। अब क्योंकि गुड भी एडजेक्टिव है, वेल भी एडजेक्टिव है, वेल एट्रीब्यूटिवली तो नहीं आ सकता, प्रेडिकेटिवली तो आ सकता है, बिना नाउन के तो आ सकता है। तो आई एम गुड और आई एम वेल आप कह सकते, कहते ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, बोथ आर करेक्ट। तो आई एम गुड, आई एम वेल टुडे। इट वाज अ गुड और वेल पार्टी, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे नाउन आ गई, नाउन से पहले वेल नहीं आ सकता, तो हो जाएगा इट वाज अ गुड पार्टी। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, हम ये कह सकते हैं द पार्टी वाज वेल, ऐसा आ सकता है, क्योंकि वेल को अकेले आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें, देखो माय ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड। मुझे एक्सट्रीमली के लिए, एक्सट्रीमली जो क्या है, एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है। एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब भी तो चाहिए होता है, एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो देखो माय ब्रदर परफॉर्म, परफॉर्म ये वर्ब है। इस काम को करने का मैनर कौन बता रहा है कि भाई कैसे खेला, मैनर बता रहा है गुड। ये मैनर है, मैनर है तो एडवर्ब आना चाहिए ना, वेल आना चाहिए, यहाँ पे वेल आना चाहिए। और इस वेल को भी मॉडिफाई कौन कर रहा है, एक्सट्रीमली, तो एक्सट्रीमली भी एक एडवर्ब हो गया। समझ रहे हो, इस वर्ब के लिए आया एडवर्ब, इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए आया एक्सट्रीमली एक और एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए गुड की जगह आएगा वेल। ये इस पार्ट में एरर है, यहाँ गुड की जगह आना चाहिए वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉक्सिक का सिनोनिम बताना है। नाउ यू लुक, अभी भी हमने कुछ वर्ब, कुछ आपके वर्ड्स देखे थे जिसमें हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव वाले वर्ड्स थे, जिसमें आपके मेलिफिसेंट था, मेलेवोलेंट था, हार्मफुल था, है ना, टॉक्सिक था, नॉक्शियस था, पॉइजनस था, वेनमस था। तो टॉक्सिक क्या है भाई, लॉडेटरी। लॉडेटरी का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग प्रेज, लॉडेटरी होता है एक्सप्रेसिंग प्रेज, जिसमें प्रशंसा हो। ठीक है, तारीफ सूचक। अब जिसमें भी प्रशंसा होगी वो क्या होगा भाई, यूलोजाइजिंग होगा, एक्सटॉलिंग होगा। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सटॉलिंग, एडमायरिंग होगा। एडमायरिंग हो गया, एडमायरिंग है तो प्रेजिंग हो जाएगा। ठीक है, और एड्यूलेटरी हो जाएगा, एड्यूलेटरी है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स है ना, तारीफ करने वाले। और यूलॉजी वर्ड याद है आपको, यूलॉजी, यूलॉजी आपका ऐसे बनता है यूलॉजी, लेकिन जब आप इसका आईएनजी बना के एडजेक्टिव बनाएंगे तो यूलोजाइजिंग हो जाएगा। यूलोजाइजिंग जिसमें बहुत सारी प्रशंसा है किसी के लिए। ठीक है, यूलोजाइजिंग। चलो अब देखें, यहाँ तो प्रशंसनीय है सब कुछ। अगर किसी के स्टेटमेंट में किसी के लिए क्या हो भाई, निंदा हो, आलोचना हो, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, रिमार्क्स। किसी ने लॉडेटरी दी है, किसी ने बहुत प्रशंसा करी, लेकिन किसी ने कैसे दे दी है, डेरोगेटरी रिमार्क्स दे दिए।
डेरोगेटरी, ठीक है, डेरोगेटरी हो गए, और ह्यूमिलिएटिंग हो सकते हैं, डाउनग्रेड, डेनिग्रेड, निंदा करी, कंडेम कर दिया, ठीक है, चेस्टाइज हो गया, ये सारे वर्ड होंगे। एक ये ध्यान रखें, डेप्रीकेट, डेप्रीकेट, क्योंकि डेप्रीशिएट भी एक वर्ड हमारे पास है, इसमें केवल एक आय का अंतर है। डेप्रीकेट तो है निंदा आलोचना, निंदा आलोचना, और इसका मतलब है मूल्य कम करना, कम होना, किसी का मूल्य कम होना। जैसे डेप्रिसिएशन होता है ना, हर चीज का डेप्रिसिएशन होता है, जिसको भी हम यूज करते हैं उसके मूल्य में कमी आने लग जाती है, उसकी वैल्यू में कमी आने लग जाती है, ठीक है। कंडेम है, क्रिटिसाइज है, डेरोगेटरी, ये सब ध्यान रखेंगे। लैंकी एक पर्सन के लिए यूज होता है बच्चों जो वेरी थिन एंड टॉल होता है, इट इज यूज फॉर अ पर्सन, और पर्सन भी कैसा, वेरी थिन, थिन होने के साथ साथ वेरी थिन एंड टॉल। जो वेरी थिन एंड टॉल होता है वो स्लैंडर होता है, स्किनी होता है, बहुत पतला है, पतला दुबला, तो स्लैंडर, SLENDER। इमेशिएटेड, ठीक है, इमेशिएटेड। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए बच्चों कि ये तो है SLE, अगर आपके पास आपको दिखता है SLA, स्लैंडरस, स्लैंडरस एक्यूजेशन, स्लैंडरस एक्यूजेशन, तो देखो स्लैंडर, अगर मैं स्लैंडर वर्ड को इस लिस्ट में लिख दूं तो गलत नहीं होगा। स्लैंडर भी क्या है, आलोचना करना, तिरस्कार करना, निंदा करना। तो स्लैंडरस एक्यूजेशंस कैसे हुए, फॉल्स एक्यूजेशन, झूठे आरोप, जो किसी रेपुटेशन को किसी की खराब करना चाहता है, किसी के नाम को खराब करना चाहता है, तो ए वाला आएगा, यहाँ ए आता है, पतले के लिए ई आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बदनाम करना, उसका मतलब है बदनाम करना। लीथल, बच्चों जो लीथल है हम इसको बार बार पढ़ चुके हैं, जो लीथल है वो फेटल है ना, अब क्योंकि वो फेटल है तो वो डेडली है, जानलेवा है, डेडली है तो कोई वेनमस है, आपका पॉइजनस है, इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे, वेनमस, पॉइजनस। फिर इसका उल्टा हमने क्या देखा था, कुछ ऐसा जो हानिकारक नहीं है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका इनोक्यूअस, याद है ना, इनोक्यूअस, जो इनोक्यूअस है वो तो बिनाइन है, आपको बताया था, बीमारी, बीमारी जो बहुत हानिकारक है, जानलेवा है, तो इनोक्यूअस है, ठीक है। और बिनाइन, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ऐसी बीमारी जो जानलेवा है वो डेडली है, फेटल है, लेकिन जो जानलेवा नहीं है, बस पड़ी हुई है बॉडी में, कोई नुकसान नहीं कर रही है, वो इनोक्यूअस है और बिनाइन है, इसका मतलब होता है अहानिकारक, अहानिकारक, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड इज लिसिट। तो बच्चों अगर आपको इलिसिट पता है ना, अगर आपको इलिसिट पता है, तो इलिसिट तो होता है इलीगल, तो ये क्या है, इलिसिट, ये क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट, ये लीगल है, ये लेजिटिमेट है। जो लेजिटिमेट है वो सैंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, वो तो सैंक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, ऑथेंटिकेटेड है, ऑथोराइज है, ये सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इलिसिट तो इलीगल है और लिसिट लेजिटिमेट है। चलो यहाँ से एक वर्ड और याद करो बच्चों, आप, आपको वर्ड दिखता है एलिसिट, तो हमारे पास दो मिलते जुलते वर्ड्स हो गए, एक तो इलिसिट, इलिसिट को आपने क्या कहा, इलीगल, गैर कानूनी, जैसे इलिसिट वेपन्स, ये मना है रखना। और इलिसिट का मतलब होता है ई वाला, इसका मीनिंग होता है मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन और फैक्ट फ्रॉम समवन, मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन और फैक्ट फ्रॉम somebody, किसी से कोई फैक्ट इंफॉर्मेशन को निकलवाना, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको यूज करके बता देती हूँ, ठीक है। जैसे आपने कहा द मूवी कुड नॉट एलिसिट, द मूवी कुड नॉट एलिसिट, अब यहाँ पे ये आएगा एलिसिट, कुड नॉट एलिसिट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम
द पब्लिक, ठीक है। ये मूवी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं निकाल पाई, नहीं गैदर कर पाई पब्लिक से। आई कुड नॉट एलिसिट हर फोन नंबर फ्रॉम हिम, मैं उससे उसका फोन नंबर नहीं निकलवा पाया। तो किसी से कोई इंफॉर्मेशन या फैक्ट को निकलवाना, ठीक है, उसको आप एलिसिट कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब टॉक्सिक का सिनोनिम क्या है? भाई लीथल है। जो टॉक्सिक है वो लीथल है, फेटल है, डेडली है, पॉइजनस है, वेनमस है, मेलिशियस है, मेलेवोलेंट है। पहले ही लिखवा चुकी हूँ आपको मैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक व्यक्ति जो किसी भी चीज को लेके आर्ग्यू करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है। देखिए, अगर एक व्यक्ति बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है तो वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्सीज में उसे मजा आता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा भाई? देखो, रेटिसेंट तो कैसा होता है? काम। ये तो इतना शांत होता है कि बहुत ट्रैंक्विल होता है, ट्रैंक्विल शांत है, रिजर्व्ड है, ये तो कम बोलता है, इसे ज्यादा बोलना भी पसंद नहीं होता। और इसीलिए कैसा होता है भाई? इंट्रोवर्ट, बहुत शांत रहता है, काम रहता है, क्वाइट रहता है, ठीक है। कॉवर्ड होता है बच्चों कायर, ठीक है। अब जो भी कावर्ड है उसको आप ट्रेपिड टिमरस कहते हैं, उसके लिए आपके पास वर्ड है ट्रेपिड है, टिमरस है, ठीक है। कायरता के लिए आते हैं फियरफुल और पुसिलैनिमस है, येलो बेली कह सकते हैं आप, येलो बेली ध्यान रखना, येलो बेली जो बहुत कायर हो, ठीक है। और फियरफुल, पुसिलैनिमस, ठीक है। कायर के लिए आते हैं ये वाले वर्ड भी, पुसिलैनिमस, येलो बेली, ठीक है। कायर एंड डरपोक। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जो जल्दी से घबरा जाते हैं ना, जो व्यक्ति बहुत घबरा जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, वो एजी होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, बहुत जल्दी घबरा गए, एजिटेटेड है, घबराहट बहुत जल्दी हो गई, डर गए। तो इसके लिए देखो हैविंग किटन्स आता है, बंडल ऑफ नर्व्स आता है, हैविंग किटन्स, अ बंडल ऑफ नर्व्स। आपने कहा कि जब से मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं, पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तब से कोई फोन नहीं आया, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। आई एम हैविंग किटन्स, आई एम हैविंग किटन्स एंड आई जस्ट वांट टू कॉल देयर एंड आई वांट टू आस्क व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो हैविंग किटन्स मतलब बहुत ही घबराहट होना, बेचैनी होना। अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, ये भी इसी के लिए आता है। अ कैट ऑन अ हॉट, हॉट टिन रूफ, इमेजिन करके देखो, हॉट टिन की रूफ है, उस पे कैट है, तो काम नहीं रह सकती वो, है ना, कभी पैर ऊपर करेगी कभी नीचे, क्योंकि आप खड़े हो मान लो इस तरह की किसी रूफ पे, तो कैसा लगेगा आपको? आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, इट मीन्स यू आर नॉट इन स्टेबल पोजिशन, ठीक है। अब देखो, कायर से हमने लिया ट्रेपेटिमरस, ये तो ये सब क्या है? बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कायर के लिए हमारे स्पेशली बिग गर्ल्स, हालांकि थोड़ा सा देख लेना इसको, ईडियम है, अ बिग गर्ल्स लव, ये उन लोगों के लिए आता है जो बहुत ही वीक होते हैं, कावर्डली होते हैं और ओवर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अ बिग गर्ल्स लव, ओवर सेंसिटिव एंड कावर्डली, कावर्डली एंड ओवर सेंसिटिव के लिए आते हैं, आता है ये इडियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वर्ड है विरेशियस। तो विरेशियस जो है ना, बहुत ही फैक्चुअल होता है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। जो फैक्चुअल है वो ऑथेंटिक है, और जो ऑथेंटिक है वो ट्रस्ट वर्दी है। ट्रस्ट वर्दी है मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो, वो क्रेडिबल है। और क्रेडिलस कौन होता है? जो सब पे भरोसा कर लेता है। जो क्रेड्यूलस है ना, जो क्रेड्यूलस है, क्रेड्यूलस तो बहुत भोला है, इसलिए वो नाइव है, और वो ग्रीन हॉर्न है, वो सब पे भरोसा कर लेता है। लेकिन क्रेडिबल क्या आता है? जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। तो आपने कोई एविडेंस दिया,
कोई विटनेस दिया, उस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, तो वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल एविडेंस है। लेकिन एक व्यक्ति इतना बोला है जो सब पे भरोसा कर लेता है, वो क्रेडिबलेस है, नाइव है, ग्रीन हॉर्न है, टायरो है, ठीक है, ये सब वर्ड हो जाएंगे। तो जैसे वेरेशियस अकाउंट है, वेरेशियस अकाउंट मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो, ऑथेंटिक है अ वेरेशियस अकाउंट। और वोरेशियस क्या होता है? वोरेशियस होता है जो बहुत ज्यादा खाता है, पेटू। कंटेंशियस होता है बच्चों बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल, कंटेंशियस होता है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल। अब जो कॉन्ट्रोवर्शियल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इल, शॉर्ट या बैड टेम्पर्ड होता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है। इसलिए जितने हमारे पास झगड़ालू के लिए वर्ड्स है ना, वो सब इसमें आ जाएंगे, कंटेंशियस। जैसे मैं कहूँ, मान लो ग्राउची है, ग्राउची है, ग्रम्पी है, ठीक है, और आप कह सकते हैं पिट्यूलेंट है, क्वेरुलस है, कैंटेंकरस है, बेलिकोज है, बिलियस है, पग्नेशियस है, ट्रुक्यूलेंट है। ये सब झगड़ालू के लिए है बच्चों ये वर्ड्स, ठीक है। क्वेरुलस है, क्वेरलसम है, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, झगड़ालू है ये सारे। तो अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, वो शांत तो नहीं है, शांत तो काम है, ट्रैंक्विल है, कावर्ड कायर भी नहीं है, विरेशियस फैक्चुअल भी नहीं है, वो कंटेंशियस है। आंसर हो जाएगा ये। इनको कभी भी झगड़ा करवा लो आप, ठीक है। अच्छा, जिनकी नाक पे हमेशा गुस्सा बैठा रहता है उसके लिए लाइक अ बेयर विद अ सोर हेड, एक हमारे पास इडियम है, लाइक अ बेयर विद अ सोर हेड। इसका मतलब होता है बहुत ही गुस्से में रहना, लाइक अ बेयर विद अ सोर हेड, मतलब हमेशा हमेशा गुस्से में रहना, किसी भी वक्त आप उससे बात करो और वो आपसे झगड़ा कर लेगा। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, इसमें क्या एरर है भाई? 2 o'clock जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और हमारे पास होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया मॉर्निंग, ये पॉइंट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ठीक है। और आप कहें 8 o'clock फिक्स टाइम हो गया है, या फिर आपने कहा बचपन से, चाइल्डहुड से, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद से, इन सबसे पहले क्या आएगा? सिंस 8 o'clock, सिंस 1999, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसे। और जब पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे आपने कहा 4 hours, 4 hours है, अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इन सबसे पहले आएगा फॉर, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम देखो 2 घंटे, 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ टू की जगह पर, सॉरी, फॉर की जगह पर आएगा, फॉर की जगह पर आएगा अब, क्योंकि देखो 2 o'clock यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। 1999 8 o'clock, जैसे 8 o'clock है वैसे 2 o'clock है, तो यहाँ फॉर की जगह पर आना चाहिए सिंस 2 o'clock। किस पार्ट में एरर है? आई मीन कैसे ठीक करेंगे इसको? फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंस 2 o'clock, आंसर वुड बी 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अंडरलाइन वर्ड देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक तो रिकैप्चर है, एक टॉलरिंग है, इवैक्टिंग है, एंड वेल फोर्टिफाइड है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, एंड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑल्सो। तो इनमें से पूछा गया है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है? तो बच्चों आफ्टर द रिकैप्चर, रिकैप्चर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज दैट यू हैव लॉस्ट,
दैट यू हैव लॉस्ट, उसको दोबारा से पुनः प्राप्त कर लेना, पुनः प्राप्त कर लेना। जिस पर पहले कभी कब्जा कर लिया गया था उसे पुनः प्राप्त कर लेना, रिकैप्चर। आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ दी, चलो लेंगे एक लोकेशन है बच्चों, ये एक लोकेशन का रेफरेंस है ये। एंड द एडजेसेंट फीचर, एडजेसेंट मतलब आसपास की, पास के, एडजेसेंट मतलब नियर के लिए आता है। एंड द एडजेसेंट फीचर्स इवैक्टिंग, इवैक्टिंग द एनिमी फ्रॉम द, फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड। अब अगर कोई चीज वेल फोर्टिफाइड है तो इट इज स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड, इट इज स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। क्योंकि देखो जैसे ये एक महल है, ये महल है और इसके आसपास इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनी है। आपने देखा होगा पहले के जो महल और घर बना करते थे तो ऊंची ऊंची दीवारें बनती थी, ऊंची ऊंची दीवारें। उन ऊंची ऊंची दीवारों को क्या कहा जाता है? बैस्टियन कह सकते हैं आप, रैम्पार्ट कह सकते हैं, फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। बुलवार्क आप कह सकते हैं, एंड पैलिसेड, सिटाडेल, बट्रेस, पैलिसेड होगा उसी को आप सिटाडेल कहते हैं। ऊंचे ऊंचे दुर्ग जिसको आप कहते हैं दुर्ग और किले, दुर्ग और किले, बट्रेस कह सकते हैं। देखो ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना, एक बारबिकन होता है, बारबिकन, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, इतने बड़े बड़े किले जिससे दुश्मन से सुरक्षा हो पाए, एकदम से सामने वाला आक्रमण ना कर पाए, इसलिए बनते थे ये दुर्ग, बैस्टियन। तो वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकेम अ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन गया था वो। तो अब इसमें गलती क्या है भाई? इसमें गलती है इवैक्टिंग, यहाँ पर आना चाहिए इवैक्यूएटिंग, it should be evacuate, evacuate means to force an enemy to leave a place, ठीक है, एनिमी को जगह छोड़ने के लिए फोर्स करना, तो इट शुड बी इवैक्यूएट। ये इसमें एरर है, इसलिए हमारा जो गलती होगी वो बी पार्ट में होगी, बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, select the option that expresses the given sentence in active voice, lovely tunes are composed by डोमिनिका। तो जब भी हमारे पास बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो ही हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है। पैसिव वॉइस का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आना चाहिए उसमें। तो देखो बी की आर आ रही है, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ये एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट। और लवली ट्यून्स अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो अपने एक्टिव वॉइस में क्या होगा? ये इसका ऑब्जेक्ट, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मतलब मेरा सेंटेंस डोमिनिका से स्टार्ट होना चाहिए, हो रहा है। अब ये आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम देखते हैं अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। मतलब अगर ये पैसिव वॉइस है तो उसका एक्टिव क्या रहा होगा? ये रहा होगा। तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ढूंढना है। यहाँ तो बिल कंपोज आ रहा है, यहाँ कंपोज आ रहा है, और यहाँ पे डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स आ रहा है, यहाँ पे डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली ऐसा आ रहा है, जबकि क्या है? लवली ट्यून्स। आंसर वुड बी 4, क्योंकि यहाँ ट्यून्स लवली आ गया, इट शुड बी लवली ट्यून्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स। तो जो प्योर है बच्चों वो तो इतना शुद्ध है कि वो अनब्लेंडेड है, वो अनब्लेंडेड है, अनकंटामिनेटेड है। अभी अभी देखा था ना, कंटामिनेटेड वाटर कौन सा होगा? जो कि दूषित है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड कैसा होगा? जिसमें एडल्ट्रेशन है, मिलावट है। तो ये अनब्लेंडेड है, अनकंटामिनेटेड है और अनएडल्टरेटेड है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर है, तो अनएडल्टरेटेड हो गया वो, ठीक है। रिलायबल जो व्यक्ति होता है बच्चों बहुत ही क्रेडिबल होता है, उस पर भरोसा कर सकते हो आप, और क्योंकि वो क्रेडिबल है इसलिए वो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। लॉयल है, लॉयल है, झूठा नहीं है। एक्यूरेट, जो एक्यूरेट है वो एग्जैक्ट है, प्रिसाइज है। और अभी अभी आपने एक वर्ड देखा था
विराशियस, याद आ रहा है? विराशियस से वोरेशियस पढ़ा था। विराशियस मतलब एकदम एक्यूरेट, तो विराशियस है, प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका एक्यूरेट। मीन्स इट इज ऑन द मार्क, एवरीथिंग इज ऑन द मार्क, मतलब एवरीथिंग इज एक्यूरेट। ऑन द मार्क इसके लिए यूज कर सकते हैं। कैरेट कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। कैरेट है जिसका यूज आप करते हैं प्रेशियस स्टोन्स को नापने के लिए, उनके वेट को नापने के लिए। नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, ठीक है। तो देखो, फिलन, आपको अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम बताना। अल्ट्रुइस्टिक कौन होता है बच्चों? इतना जनरस होता है ये, इतना उदार होता है, इसलिए ये कैसा होगा भाई? फिलन थ्रॉप होगा ये, फिलेंथ्रोप। फिलेंथ्रोप कौन होता है? जो लोगों की मदद करता है। आंसर तो ये रहा, ये इसका सिनोनिम है फिलेंथ्रोपिक। क्योंकि जो फिलेंथ्रोपिक होता है ना बच्चों, वो बहुत काइंड होता है, इसलिए वो बेनिफेक्टर होता है। वो लोगों की पैसे से भी मदद करता है, इसलिए वो डोनर होता है, वो चैरिटेबल होता है, ठीक है। अब ऐसा तो व्यक्ति कौन होगा? काइंड होगा ना, तो वो काइंड है। जो काइंड है वो बेनाइन है। अब ऐसा व्यक्ति जो है, जो दूसरों की मदद कर रहा है, इसके लिए उसके मन में एनिमोसिटी तो नहीं होगी, उसके मन में तो सब कुछ फ्रेंडली होगा, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा भाई? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक है तो साथ साथ एम्पैथेटिक भी हो जाएगा। एम्पैथेटिक इसका सिनोनिम है। जो सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक है वो कोर्टियस होगा, क्योंकि जनरस है तो कोर्टियस होगा। और कंपैशनेट होगा, उसके अंदर उदारता है, तो वो कंपैशनेट है। पैशनेट नहीं, पैशनेट तो होता है जुनूनी, ये है कंपैशनेट। कंपैशनेट है बच्चों ये, तो ये कंसीडरेट होगा। कंसीडरेट कौन होता है? कंसीडरेट होता है जो लोगों को परेशान नहीं करता। जैसे अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं छोटे छोटे काम के लिए किसी को क्यों परेशान करूं, मैं खुद ही कर लूंगी। मीन्स आई कंसीडर अदर पीपल, मतलब मेरे लिए कुछ है सामने वाले, मैं उनको कंसीडर करती हूँ, तो मैं कंसीडरेट हूँ। और मैं कंसीडर नहीं करती, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, मतलब सामने वाले को मैं कंसीडर ही नहीं कर रही कि उसका भी अपना एक टाइम है, उसकी भी अपनी कुछ वैल्यू है, तो कंसीडरेट। जो लोगों की केयर करता है ना बच्चों, वो सॉलिसिटस होता है। सॉलिसिटस वन वर्ड में भी पूछा जाता है, ये होता है केयरिंग, ये लोगों की बहुत केयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है, अच्छा देखो, एक और चीज ध्यान रखें यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति है ना जो बेनिफैक्टर है, वो पैट्रॉन भी तो होगा, सुरक्षा करता है वो। और समैरिटन, जो भला करता है ना लोगों का, उसको कहते हैं समैरिटन। फैंटिस्मल, फैंटिस्मल कुछ भी ऐसा है बच्चों जो अनरियल है, अनरियल है और इल्यूजन है वहां पर, ठीक है। इल्यूजन है किसी तरीके का, इल्यूजरी हो जाएगा, इल्यूजन है, अनरियल है। तो जब भी हमें इस तरीके का होता है, तो हम इसको देखो एक फैंटम वर्ड जिसे बनाए। फैंटम मतलब होता है कोई भ्रम, भ्रम है, तो उसके लिए डिल्यूजन हो रहा है आपको, और हेल्यूसिनेशन हो रहा है, हेल्यूसिनेशन हो रहा है, भ्रम हो रहा है, ठीक है। तो डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन भी याद रखेंगे भ्रम के लिए। माया, हेल्यूसिनेशन को वैसे आप कहते हैं माया, है नहीं, वास्तव में नहीं है, लेकिन हमें दिखती है, ओके। और फिनोमिनल का मतलब होता है वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। जैसे मैंने कहा, यू हैव अचीव्ड फिनोमिनल सक्सेस, बहुत बड़ी, विशाल, बहुत बड़ी। तो कुछ भी ऐसा जो एक्सेप्शनल है, इनक्रेडिबल है और अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, ऐसा। और फोनोटिपिकल बच्चों, फोनो साउंड से रिलेटेड होता है ना, फोनो इज साउंड, तो फोनोटिपिकल इज रिलेटेड टू फोनेटिक्स। जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं ना, जिससे हमें ये पता लगता है कि शब्द का उच्चारण कैसे करना है। जैसे देखो, जैसे अबैंडन वर्ड है हमारा, अबैंडन, इसका फोनेटिक सिंबल होता है कुछ ऐसा, दिस इज फोनेटिक सिंबल। तो कुछ उससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है फोनोटिपिकल, ठीक है।
पूछा था नो अल्ट्रुइस्टिक आर्ट इज ट्रूली सिंसियर। अल्ट्रुइस्टिक मतलब फिलेंथ्रोपिक, आंसर हो गया हमारा फिलेंथ्रोपी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 टू 25, जिसमें कि क्लोज टेस्ट है बच्चों। इस क्लोज टेस्ट को देखो, क्लोज टेस्ट को पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहले आप इसको ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े। मैं हमेशा क्लोज टेस्ट को 2 बार पढ़ती हूँ। पहले बिना ऑप्शंस को कंसीडर किए केवल उसको रीड करना है और ये देखना है कि पैसेज का टोन क्या है, किस बारे में पैसेज है, वो क्या कहना चाह रहा है, नेगेटिव बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, फैक्ट्स हैं, क्या है, इन सब की जानकारी ले लो फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में अब आप कंसीडर करो ऑप्शंस को। तो जब हम इसको फर्स्ट टाइम रीडिंग देते हैं, जैसे बिना ऑप्शंस के पढ़ते हैं, तो हमें एक आइडिया लगेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। एक कहावत है कि आने वाली घटनाएं अपनी परछाई छोड़ देती हैं, मतलब आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, कुछ ऐसे संकेत होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हमें आने वाली बड़ी घटनाओं का पता लग जाता है। ठीक है, डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि उसने एक स्टेटमेंट दिया और उसको गलत साबित कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। पहले कहा कि हमें संकेत मिल सकते हैं और फिर कहा कि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, हर जगह, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, कभी कभी कोई चीज चुटकियों में घट गई, सेकेंड में घट गई। एंड वन मे नॉट डैश इट, और कोई व्यक्ति मे नॉट क्या नहीं कर सकता, इसका डैश नहीं कर सकता। देखेंगे क्या है। डैश सम इंस्टेंसेस शो, कुछ घटनाएं ये दर्शाती हैं दैट प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस मतलब जो आप पहले से अनुमान लगाते हैं, पहले से भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं, बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस, कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं, हैव गॉन रॉन्ग, वो गलत भी साबित हुए हैं। पीपल जनरली से, लोग सामान्यतः कहते हैं दैट नेचुरल कैलेमिटी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, कैन बी प्रिडिक्टेड, उनको प्रिडिक्ट किया जाता है, उनका पता लगाया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स। जानवर कुछ इस तरह की हरकतें करते होंगे, कुछ ऐसे संकेत देते होंगे जिससे पता लग जाता है कि नेचुरल कैलेमिटीज में ये ऐसा कुछ होने वाला है। बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग, अब इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, देखो बट, लेकिन तब क्या जब एनिमल्स किसी बीमारी से ग्रसित है, उनको मान लो कोई बीमारी हो रही है और वो ऐसा कुछ संकेत नहीं दे पा रही, एंड डोंट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स, और वो कोई संकेत नहीं दे पा रहे, दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड्स। पेक्यूलियर का मतलब होता है बच्चों हिंदी में अजीब, जो अजीब है वो स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज है, बिजार है, एक्सेंट्रिक है, ठीक है, अजीब। तो हो सकता है बीमारी के कारण वो कुछ अजीब आवाजें जो निकालते हैं, कुछ एक्शंस करते हैं अबाउट द इवेंट्स, वो नहीं कर पाए विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो होने वाली है। डैश सम अननेचुरल कैलेमिटीज, कुछ अननेचुरल आपदाएं जो है दैट आर लाइकली टू अपीयर, जो घटित होने वाली है। मे फोरकास्ट देयर शैडोज, अब कह रहे हो सकता है ऐसी कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज जो होने वाली है शायद अपनी परछाई छोड़ सकती हैं बाय सम बैड ओमेन, बैड ओमेन मतलब नेगेटिव संकेत देकर। डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट, अब फिर से अपनी बात बदल दिया, इसलिए हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, कैंसिल आउट नहीं कर सकते उन पॉसिबिलिटीज को कि दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स, कि भाई एनिमल्स भी अननेचुरल हैपनिंग्स के बारे में कुछ संकेत देते हैं, हम पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर सकते इस बात को। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है, यहाँ पे हमें दे रखा है मोर ओवर, देयर फॉर, फर्दर मोर, हाउएवर। पहले इन वर्ड्स को देख लेते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं हमें। मोर ओवर का यूज आप हमेशा फर्दर मोर के सेंस में करते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है जो कि कहता है इन एडिशन। आप अपनी बात में कुछ एड ऑन करने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे आपने कहा साथ ही साथ, साथ ही मीन्स ओवरऑल ये एंड का सेंस दे रहा है, जब मुझे अपनी बात में किसी चीज को जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं इट वॉज अ गुड कार, इट वॉज अ गुड कार, गाड़ी बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ उसका प्राइस भी बड़ा रीजनेबल था, मोर ओवर इट्स प्राइस वॉज ऑल्सो रीजनेबल। तो आपने कुछ ऐड किया तो मोर ओवर का यूज कर दिया। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, तो हमेशा ये एक रीजन और रिजल्ट के बेस पर होगा, एक रीजन दिया होगा और उसका रिजल्ट होगा कि भाई कारण है इसलिए ऐसा हुआ, जैसे आपने कहा आई वाज इल देयरफॉर आई कुड नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, फर्दर मोर यही सेम सेंस देगा मोर ओवर वाला। और हाउएवर कॉन्ट्राडिक्शन बताता है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन,
जिसका हिंदी में मतलब होता है हालांकि, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन ये शो करेगा आपको। जैसे मान लो आपने कहा शी वॉज हाईली एजुकेटेड एंड यू कैन से शी वॉज हाईली एजुकेटेड एंड टैलेंटेड, क्रिएटिव भी थी, टैलेंटेड भी थी, एजुकेटेड भी थी। However, success remain elusive for her. Elusive का मतलब होता है, elusive का मतलब होता है difficult, कि उसके लिए फिर भी उसके लिए सफलता काफी डिफिकल्ट रही। हालांकि कह रहे हैं हम, हालांकि बहुत सक्सेसफुल, हालांकि बहुत क्रिएटिव थी, इंटेलिजेंट थी, एजुकेटेड थी, टैलेंटेड थी, फिर भी उसको सफलता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रही। तो हाउएवर जो है हालांकि के सेंस में आता है। तो देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अब उसने एक स्टेटमेंट दिया है बच्चों, ये कहावत है कि घटनाएं होने से पहले अपनी कोई छाप छोड़ती है, छवि छोड़ती है, कोई ना कोई परछाई छोड़ती है। डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। अब देखो ये जो सेइंग थी, इसको नॉट लगा के गलत साबित कर दिया ना, अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। तो गलत साबित कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन वाला वर्ड कौन सा है? हाउएवर। आंसर शुड बी दिस वन। हालांकि इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड। अब वो कह रहा है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो एक ही पल में हो जाती है, एंड वन मे नॉट लीगलाइज इट, फोर्सी, रिसाइन और अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना, ये एक वर्ब है। इफेक्ट, इफेक्ट होता है नाउन जिसका मीनिंग है केवल प्रभाव। जैसे आपने कहा इट कैन अफेक्ट योर रिजल्ट, ठीक है, इट कैन अफेक्ट योर रिजल्ट। और जो लीगलाइज का मतलब होता है मेक समथिंग लीगल। तो आप किसी चीज को लीगल कर रहे हैं तो आप रेटिफाई कर रहे हैं, आप उसको लेजिटिमेट कर रहे हैं। एंड इफ समथिंग इज कंप्लीटली लीगल इट इज बाय द बुक। इफ समथिंग इज बाय द बुक इट मीन इट इज वेरी लीगल, ठीक है, बाय द बुक लीगल है। और अभी अभी हमने पढ़ा था एक वर्ड लिसिट है, लिसिट। इलिसिट क्या होता है भाई? इलिसिट इलीगल होता है, तो लिसिट लीगल हो जाएगा। फोरसी का मतलब होता है फोरटेल, भविष्यवाणी करना, फ्यूचर के बारे में कुछ पहले से ही देख लेना, कह देना, एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्ट करना। आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसाई, देखो प्रोफेसी, ये सी वाला जो वर्ड होता है, सी वाला होता है नाउन और एस वाला होता है वर्ब। ऐसे हमारे पास वर्ड्स कौन से हैं? एडवाइस एंड एडवाइस, सी वाला। तो एस वाला वर्ब है और सी वाला नाउन है, क्योंकि अगर मुझे ईडी लगाना है तो मुझे इसमें लगाना होगा एडवाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस होता है, सी वाला नाउन एंड एस वाला वर्ब। तो आपने कुछ प्रोफेसाई कर दिया, एंटिसिपेट कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया है। और वेटिसिनेट, वेटिसिनेट एक वर्ड है, वेटिसिनेट, ठीक है, एंड प्रोग्नोस्टिकेट, इन सब का मतलब है भविष्य के बारे में कुछ सोचना, प्रोग्नोस्टिकेट, ठीक है। रिसेंट का मतलब होता है बच्चों रिवोक, किसी, इसका मतलब होता है, यहां लिख रही हूँ रिवोक। रिवोक कर देना मतलब नल एंड वॉइड कर देना। क्या नल एंड वॉइड कर देना भाई? कोई कानून है, कोई ऑफिशियल, कोई भी ऐसी चीज जिसको लॉ है उसको नल एंड वॉइड कर दिया, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, मना कर दिया। ये कह दिया कि अब ये लॉ, अब ये रूल ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। रिवोक करना, खंडन कर देना, कानून को वापस ले लेना। तो देखो इसमें लेजिटिमेट का कोई सेंस नहीं आ रहा, रिसेंट का नहीं आ रहा, अफेक्ट का नहीं आ रहा, फोर्सी, फोर्सी, क्योंकि सब कुछ किससे रिलेटेड है कि भाई आप इस तरह कुछ पहचान पा रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। तो आप कह रहे हैं हमने फर्स्ट कर लिया, तो कभी कभी कुछ चीजें मिनटों में हो जाती है, एंड वन मे नॉट फोरसी इट। और हो सकता है कि एक व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकता हो, उसे नहीं मालूम चलने वाला हो कि क्या होने वाला है। डैश सम इंस्टेंसेस शो, कुछ घटनाएं शो करती हैं दैट प्रिडिक्शंस, की जो अनुमान होते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। कुछ इंस्टेंसेस में ये पता लगा है कि जो प्रेडिक्शंस हम करते हैं, जो कि कुछ संकेतों पर, कुछ निश्चित संकेतों पर आधारित होते हैं, हैव गॉन रॉन्ग, वो गलत साबित हुए हैं।
तो देखो इसलिए का तो सेंस आएगा नहीं, क्योंकि पहले कोई ऐसा रीजन नहीं दे रखा जिसका आपको रिजल्ट बताना है, ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, मतलब डिस्पाइट, फिर भी। कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या कि भाई फिर भी, किस लिए हुआ ऐसा? अगर हम ये कहें नेवरदीलेस मतलब इन स्पाइट ऑफ, कि इसके बावजूद भी, तो किसके बावजूद, ऐसा कोई सेंस है नहीं यहाँ पर, है ना। हालांकि का कोई सेंस नहीं है। अब मैं अपनी इन्हीं बातों में कुछ और बातें जोड़ रही हूँ, आप कह रहे हैं साथ ही साथ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं, क्योंकि अभी वही सब चल रहा है। वो कह रहा है हमेशा सही नहीं होता ऐसा कि आपको हमेशा कुछ संकेत मिल जाएंगे, उसी में जोड़ रहा है। देखो कि कुछ घटनाओं में तो ये शो भी हुआ है कि वो गलत साबित हुए हैं, तो उसी में एड ऑन कर रहा है ना चीजों को। अभी वही सेम बात कह रहा है, इसलिए आ जाएगा मोर ओवर। साथ ही साथ कुछ इंस्टेंसेस में पता लगा है कि वो गलत भी साबित हुए हैं, ऐसे प्रिडिक्शंस। ठीक है, पीपल जनरली से सामान्यतः लोग कहते हैं दैट नेचुरल कैलेमिटी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स। लोग ये भी कहते हैं कि एनिमल्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप पता लगा सकते हो कि कुछ होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजें अगर हम आसपास देखें, कोई छींक देता है तो कहते हैं कुछ बुरा होने वाला है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा होने वाला है, रात को कुत्ते भौंकते हैं तो किसी की डेथ होने वाली है। इस तरह से आप एनिमल्स को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। बट फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, अब कुछ और बात कहेगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, टोन बदल जाएगी। बट व्हाट इफ एनिमल्स आर, लेकिन तब क्या अगर एनिमल जो है किसी बीमारी से ग्रसित है और वो किसी प्रकार का साइन नहीं दे पा रहे हैं किसी इवेंट के घटने से पहले, दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड। पेक्यूलर बताया आपको कि हो सकता है वो फेल हो जाए उन अजीब आवाजों को निकालने में जिससे उस इवेंट के होने का पता लगता है, विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, डैश some unnatural calamities that are likely to appear। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में अब क्या हट सकता है, सेकेंडली तब आता था, फर्स्टली होता। ठीक है, अब इसलिए का सेंस नहीं है यहाँ पे, और डिस्पाइट के बावजूद का भी नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो देखते हैं यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये कहना कि हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। लेकिन मान लो अगर किसी एनिमल को बीमारी है और वो नहीं इस तरह का साइन शो कर पा रहा है, तो हम क्या करें? फिर आगे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, डैश सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडोज बाय सम बैड ओमेन्स। मतलब इसके अलावा कुछ अननेचुरल कैलेमिटीज जो कि घटित होने वाली है वो अपनी परछाई छोड़ सकती हैं, देयर शैडोज बाय सम बैड ओमेन्स। तो इसलिए का कोई सेंस नहीं है, सेकेंडली का नहीं है, के बावजूद मतलब किसके बावजूद, तो हम एक और चीज जोड़ रहे हैं इसके अलावा कुछ बुरे संकेत देके पता लगाया जा सकता है कि भाई कुछ होने वाला है ना, बैड ओमेन्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल। अब क्या कह रहे हैं, इतना कुछ कह दिया कि भाई कभी कभी तो बैड ओमेन्स संकेतों से पता लगाया जा सकता है कि अननेचुरल कैलेमिटी होने वाली है, तो इसलिए वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल। अब इसने क्या कह दिया कि देखो इसलिए हम पूरी तरह से तो नहीं कैंसिल आउट कर सकते इस बात को कि एनिमल संकेत देते ही नहीं है, देते हैं और सही भी साबित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आना चाहिए देयरफॉर। ठीक है, therefore we should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings। तो पूरी तरह से हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। हालांकि का सेंस नहीं है, नेवरदीलेस मतलब फिर भी का सेंस नहीं है, मोर ओवर एड ऑन नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं देयरफॉर, इसलिए। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है विद ऑल द 25 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू वर्ड्स, न्यू इडियम्स। बच्चों साथ साथ नोट्स बनाते चलें ताकि आपके पास एक अच्छा मटेरियल इकट्ठा हो जाए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, थैंक यू।